तो बच्चों अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं हीट ट्रांसफर का लेक्चर नंबर 2। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का चैप्टर चल रहा था, उसको मैंने 2 चैप्टर में डिवाइड किया था। उनमें से एक चैप्टर था कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड हीट, और बच्चों दूसरा चैप्टर था जिसका नाम था हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर में मैंने लेक्चर नंबर 1 पढ़ा दिया था। लेक्चर नंबर 1 की सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग थी फोरियर का नियम। याद करिए, फोरियर का नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था बच्चों, उसको तो आप मिस नहीं कर सकते हैं ना। इसके बाद अगली जो हेडिंग आएगी उसका नाम है उत्सर्जन क्षमता, इसको बोलते हैं इमिशिव पावर। प्रश्न ये है कि उत्सर्जन क्षमता है क्या, है ना, और क्यों आपने उत्सर्जन क्षमता की हेडिंग ली, डेफिनेशन लिया, उस बात को मैं समझाता हूं। आप लोग सामने देखिए, मैंने देखिए यहां पर एक गर्म बॉडी दिखाई है, कोई भी आप गर्म बॉडी मान सकते हैं। अब मैंने थोड़ी देर के लिए इसको सन मान लिया, ये मेरे क्या है, सूर्य देवता है। अब आपको पता है कि कोई भी गर्म बॉडी होती है तो अपने अंदर से बहुत सारा रेडिएशन उत्सर्जित करती है। बताओ, बहुत सारी हीट रेडिएशन को उत्सर्जित करती है, बात सबको पता है ना। बहुत सारा हीट रेडिएशन उत्सर्जित करती है, और थोड़ी देर के लिए मैं अगर उस हीट रेडिएशन को एक नाम भी दे दूं, मान लीजिए मैंने उस हीट रेडिएशन को क्यू कह दिया। कितना कह दिया? क्यू। तो तुमसे ये बोला जा रहा है कि बताइए उत्सर्जन क्षमता होती क्या है। तो बच्चों किसी भी गर्म बॉडी से, ध्यान से सुनना, जो भी हीट रेडिएशन उत्सर्जित हो रहा है उसे ऊपर रखिए और एरिया नीचे रखिए, यानी हीट रेडिएशन पर यूनिट एरिया। सर हीट रेडिएशन पर यूनिट एरिया, इसी को हम लोग उत्सर्जन क्षमता के नाम से जानते हैं, डेट मीन्स ई के नाम से जानते हैं। तो कोई पूछे कि उत्सर्जन क्षमता बताइए क्या होती है, तो आप सीधा बताइए उत्सर्जन क्षमता का मतलब होता है हीट रेडिएशन पर यूनिट एरिया। या फिर परिभाषा अगर हिंदी में देना हो तो किसी गर्म वस्तु से इकाई क्षेत्रफल में, देखो क्षेत्रफल नीचे है ना, क्या बोला जाएगा, इकाई क्षेत्रफल में उत्सर्जित ऊष्मा प्रवाह की दर। यह भी बात इंपॉर्टेंट है कि ये क्यों टोटल ऊष्मा नहीं है, ऊष्मा प्रवाह की दर है। तो ऊष्मा प्रवाह की दर को उत्सर्जन क्षमता कहते हैं, समझ रहा है ना। तो आप मुझे बताइए ऊष्मा प्रवाह की दर का मात्रक क्या होता है। कहना ऊष्मा प्रवाह की दर का मात्रक होता है बच्चों वाट। क्या होता है? वाट। और नीचे कह सकते हो कि एरिया आ गया जिसकी वजह से वाट प्रति मीटर स्क्वायर। तो याद रखिएगा उत्सर्जन क्षमता का जो मात्रक होता है बच्चों वो होता है वाट प्रति मीटर स्क्वायर। कई बार पूछ लेता है और हड़बड़ाहट में हमसे जल्दीबाजी में गलत हो जाता है। तो याद रखिएगा उत्सर्जन क्षमता का मात्रक वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और उत्सर्जन क्षमता को इंग्लिश में बोलते हैं इमिशिव पावर या फिर इमिशिव कैपेसिटी। और बच्चों ध्यान रखना इसे शो करते हैं हम लोग कैपिटल ई से, ठीक है। तो कितना हीट रेडिएशन उत्सर्जित हो रहा है पर यूनिट एरिया से, दैट इज कॉल्ड इमिशिव पावर, उत्सर्जन क्षमता। ये मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि अब आपको एक नियम पढ़ना है बच्चों, उस नियम का नाम है स्टीफेन का नियम, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद करो मैंने आपको कहा था कि जो हमारे 3 मेथड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये किसी न किसी नियम पर आधारित होते हैं, याद है ना। उनमें से मैंने आपको कहा था कि फोरियर का नियम कंडक्शन में लगता है। अब तुम्हें पढ़ना है स्टीफेन का नियम, ये सर किसमें लगेगा। तो कहना स्टीफेन का जो नियम लगता है बच्चों, ये लगता है तुम्हारा रेडिएशन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा कि बताइए स्टीफेन का नियम हीट ट्रांसफर के किस मेथड में एप्लीकेबल है। तो आपको बताना है रेडिएशन में एप्लीकेबल है। किसमें एप्लीकेबल है बच्चों? रेडिएशन में। अब क्या होता है हीट ट्रांसफर का ये नियम, यानी स्टीफेन का नियम क्या है, उस बात को समझते हैं। तो बच्चों मान लीजिए फिर से आपके पास ये सन देवता है, सूर्य भगवान है, और इनका कुछ ना कुछ अपना एक टेम्परेचर होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मैंने पहले भी कहा है, परम तापमान उस तापमान को बोला जाता है जो केल्विन में मापा जाता है ना। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन। तो अगर आप केल्विन में कोई टेम्परेचर मापते हो उसे हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर कह सकते हैं। तो आपको पता है कि अगर इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर T है तो इसकी खुद की कुछ ना कुछ उत्सर्जन क्षमता होगी। और मैं आपसे पूछूं कितनी उत्सर्जन क्षमता होती है, फॉर्मूला क्या है, तट है ना। उत्सर्जन क्षमता का सर देखो अभी अभी आप ही ने फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था? E बराबर Q/A। बताओ तो स्टीफेन के नियम में क्या बोला गया सर। तो बच्चों स्टीफेन के नियम में यह बोला गया कि किसी भी गर्म वस्तु की जो उत्सर्जन क्षमता E होती है बच्चों, किसी भी गर्म वस्तु की जो उत्सर्जन क्षमता E होती है वो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के 4 पावर के समानुपाती होता है। जो भी उत्सर्जन क्षमता E होगा वो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के कितनी पावर के समानुपाती होगा, कहना 4th पावर के समानुपाती होगा। बट ध्यान रखना इस बात को, यहाँ जो टेम्परेचर लेना है वो कौन सा लेना है, एब्सोल्यूट लेना है। तो बच्चों एब्सोल्यूट टेम्परेचर के 4th पावर के समानुपाती, दैट इज कॉल्ड माई इमिशिव पावर या स्टीफेन का नियम, इसी को बोलते हैं, है ना।
तो स्टीफन के नियम में बोला गया उत्सर्जन क्षमता का मान एब्सोल्यूट टेम्परेचर के 4th पावर के समानुपाती है। तो बच्चों यहां से अगर मैं इसका प्रोपोर्शनल हटा दूं तो एक कांस्टेंट लगाया जाता है, तो E बराबर फॉर्मूला हो जाता है सिग्मा टी की पावर 4। E बराबर सिग्मा टी की पावर 4, ये भी फॉर्मूला है ना। फिर तुमसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि सर यहाँ ये बताओ, ये जो आपने सिग्मा ले लिया नई लकड़ी है, तो इस लकड़ी का क्या नाम है, सिग्मा का बताइए क्या नाम है। तो ध्यान रखना सिग्मा को बोला जाता है स्टीफन कांस्टेंट। अगर मैं पूछूं कि भाई सिग्मा है क्या, तो कहना सिग्मा को बोला जाता है स्टीफन कांस्टेंट। बहुत ध्यान सुनना। और सिग्मा का कोई मान पूछे तो कह देना सिग्मा का मान होता है सर 5.67 इंटू 10 की पावर -8। बहुत ध्यान सुनना, 5.67 इंटू 10 की पावर -8। बट अगर मैं आपसे पूछूं तो बताइए इसका मात्रक क्या है, तो कहना सिग्मा की यूनिट यहां से निकाल लो ना सर। बताओ सिग्मा की यूनिट नहीं निकल पाएगी, यहां से क्या यूनिट हो जाएगी। कहना सिग्मा की यूनिट अगर निकालनी है तो ये वाट प्रति मीटर स्क्वायर और टी की पावर 4 नीचे। बताओ तो क्या आप लोग लिख सकते, तो कहना सिग्मा की यूनिट हो जाएगी वाट प्रति मीटर स्क्वायर नीचे, और यहां पर आ जाएगा केल्विन की पावर 4। बताओ क्लियर है ना। तो ये तुम्हारा स्टीफन कांस्टेंट का कह सकते हो मान आ गया, स्टीफन कांस्टेंट की मात्रा का आ गया। विमा भी पूछी आएगी वो भी हम बता देंगे। बट अभी एक और फॉर्मूला बनाना शेष है। कैसे, ई का फॉर्मूला देखो वहां क्यू है, क्यू बटे। तो अगर मैं रेडिएशन की हीट फ्लो रेडिएशन की बात कर रहा हूं कि हीट फ्लो रेट कितना होगा, तो कहना क्यू बटे ए यहां लगा दो, क्यू बटे ए। अब बच्चों जैसे ही मैं क्यू बटे ए लगाऊंगा तो एरिया इधर चला जाएगा सिग्मा ए टी की पावर 4। तो ये तीनों फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, आप बताने के लिए एकदम रेडी रहिए कि भाई ई जो होता है वो टी की पावर 4 के समानुपाती, इसलिए ई बराबर सिग्मा टी की पावर 4, और इसलिए क्यू बराबर कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू ए इंटू टी की पावर 4। बच्चों तो ये कहलाता है तुम्हारा स्टीफन का नियम कि उत्सर्जन क्षमता का मान उसके परम तापमान के 4थी पावर के समानुपाती होता है। इससे रिलेटेड एक बहुत खतरनाक एग्जाम्पल पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और वो ज्यादातर लोग लड़ करते। क्वेश्चन आता है कि ठंडे पानी और गर्म पानी में से कौन बर्फ जल्दी जमता है। एक मान लीजिए ठंडा पानी दे दिया और गर्म पानी, कौन बर्फ जल्दी जमता है। तो बच्चों होता क्या है कि गर्म पानी का तापमान ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसकी जो हीट खींचने की या हीट को बाहर निकालने की क्षमता होती है वो ज्यादा होती है, और हीट बाहर निकालने की क्षमता गर्म पानी में ज्यादा होती है। इसलिए ठंडे और गर्म पानी में ध्यान रखना, गर्म पानी जल्दी बर्फ जमता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठंडा नहीं गर्म। तो अब देखो परिभाषा जो पढ़ देता हूं, किसी गर्म वस्तु से प्राप्त उत्सर्जन क्षमता का मान उसके परम तापमान के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। उसी के आधार पे मैंने आपको फॉर्मूला बनाना सिखा दिया, मात्रा बनाना है। अब कई बार ये लोग ना उल्टे सीधे पॉइंट देकर ना कंफ्यूज किया करते, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना चाहिए देख साहब। जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास ये कोई दो बॉडी है, एकदम ध्यान से सुनना। मैंने दो स्फीयर ले लिए, क्या ले लिए बच्चा, स्फीयर। हरा पहली बात तो ये ए क्या है, एरिया। लेकिन कौन सा एरिया, पृष्ठ का एरिया। ध्यान रखना, मैंने अगर कहा ए क्या है तो कहना एरिया, लेकिन कौन सा एरिया, कह देना सर ये एरिया है सरफेस एरिया, जिसको आप पृष्ठ का एरिया बोल सकते हो। क्या है बच्चों, सरफेस एरिया। एकदम ध्यान सुनना, प्रश्न ये तुमसे बहुत बार कह देगा, बहुत ध्यान से सुना, कह देगा कि मेरे पास ये दो स्फीयर है, दो डोले हैं, ये पहला डोला हो गया और सर ये दूसरा डोला हो गया, दो डोले हैं। ध्यान सुनना, फिर तुमसे जानबूझ के कह देगा कि इनका जो तापमान है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। एकदम ध्यान सुनना, और इसका तापमान 227 डिग्री सेंटीग्रेड है, या हो सकता है कि कुछ भी बोल दे 327 डिग्री सेंटीग्रेड बोल दे, है ना। दोनों का टेम्परेचर दे दिया, दैट मीन्स T1 और T2 दे दिए। फिर ये कह देगा कि इनके द्वारा इनकी जो उत्सर्जन क्षमता है ना सर वो बराबर है, इनकी उत्सर्जन क्षमता या उत्सर्जन क्षमता बराबर ना बोल के ऐसा बोल सकता है कि इनकी जो रेडियस है सर वो बराबर है, इनकी रेडियस बराबर है, ऐसा बोल देना। तो तुमसे पूछ लेगा कि बताइए जरा Q में अनुपात क्या हो जा रहा है, यानी Q1 अनुपात Q2 क्या हो जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो याद रखना ये Q1 बटे Q2 किसके समानुपाती है, टेम्परेचर की पावर 4 के समानुपाती है। एरिया सेम हो जाएगा क्योंकि R त्रिज्या बराबर है, सिग्मा तुम्हारा वैसे ही कांस्टेंट है। तो मेरे भाई हम लोग यहां से अनुपात बता सकते हैं। ओके, लेकिन ध्यान रखना अगर यहां पर एक गोला हो जाए और दूसरा कोई ट्यूब हो जाए, जैसे कि मान लीजिए दूसरा कोई ट्यूब हो गया, ऐसे ट्यूब हो गया, तो कैसे कंपेरिजन करोगे। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, गोले का सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, और यहां पर भी सरफेस एरिया लेना है,
तो बच्चों एक पृष्ठ का एरिया होता है ए स्क्वायर, कितना होता है ए स्क्वायर, ऐसी कितनी पृष्ठ है, कहना ऐसी 6, तो सरफेस एरिया हो जाएगा इसका कितना 6a स्क्वायर। तो मेरे कहने का अर्थ बस इतना सा है कि फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए और बस ये ध्यान रखना कि जो ए होता है सर ये क्या होता है, सर ए होता है सरफेस एरिया, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेटा हो जाए, ठीक है। चलो अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक छोटा सा नन्हा सा देखो क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, देखिएगा बड़े ध्यान से, कितना प्यारा सवाल है। कहा जा रहा है कि दो वस्तु, यहाँ टो नहीं होना चाहिए था, यहाँ दो होना चाहिए था, है ना, दो टो लिख दिया, टो दो लिख दिया। दो वस्तु के तापमान क्रमशः 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 127 है, मतलब मेरे पास दो वस्तु है और दोनों वस्तु के इन्होंने टेम्परेचर दे दिए। पहली वस्तु का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिए जिसको आप 300 केल्विन कह सकते हो, दूसरी वस्तु का टेम्परेचर 127 दे दिए जिसको आप 400 केल्विन कह सकते हैं। बताइए, अरे 273 दोनों में जोड़ दीजिए। फिर बोला जा रहा है कि उनकी उत्सर्जन क्षमता का अनुपात बताइए। तो बच्चों मैंने आपको अभी भी बताया कि उत्सर्जन क्षमता जो ई होती है वो टी की पावर 4 के समानुपाती होती है। इसी वजह से क्या मैं इसको T1 बटे T2 की पावर कितना लिख सकता हूं बच्चों, 4 लिख सकता हूं। बताइए, कर सकते हैं ना। तो मेरे दोस्त अरे बताओ T1 का मान 300 है और T2 का मान कितना है 400, तो 300 बटे 400 की पावर 4 ये हो जाएगा। देखो क्लियर। तो आप मुझे जल्दी से बताइए, अगर मैं इसको टट्टम पिट्टी कर दूं, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दूं, तो E1 डिवाइड बाई E2 कितना होगा, तो E1 डिवाइड बाई E2 कितना होगा 3 की पावर 4। तो बच्चा 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा 81, 4 चौटो 16 चौटो 64 और 64 गुणे 4 256। तो बच्चों देखो यहाँ पर उत्सर्जन क्षमता का जो अनुपात है वो पता चल गया 81:256। तो प्रश्न कठिन नहीं आएंगे, प्रश्न बहुत आसान आएंगे। मेन दिक्कत आएगी कि आपको उनको सॉल्व कैसे करना। ये देखो ना कितना आसान सवाल है ना। चलिए आगे बढ़ते। इसके बाद आजकल ये बॉडी बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, आपने देखा भी होगा है, ब्लैक बॉडी बहुत पूछी जाती है, व्हाइट बॉडी बहुत पूछी जाती है, ट्रांसपेरेंट बॉडी बहुत पूछी जाती है, ओपेक बॉडी एक नया वर्ड होगा आपके सामने, हो सकता है आपने ओपेक बॉडी का नाम ना सुनाओ, लेकिन पढ़ लीजिए क्योंकि एग्जाम का कोई भरोसा नहीं होता कब कौन सी चीज़ पूछ ली जाए। इसलिए देखिए मैं कंटेंट को इतना डिटेल में रख रहा हूँ ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाए जो इर्द गिर्द है। अब देखो इसको मैं हिंदी में चाहूँ तो हिंदी में लिख लेता था, लेकिन हिंदी में भी आप इसको आराम से जो है क्या बोलते लिख सकते हो, मैं हिंदी बोल देता हूँ इसलिए लिख लीजिए। ब्लैक बॉडी की हिंदी होती है काला पिंड, आदर्श काला पिंड। व्हाइट बॉडी सफेद पिंड। ट्रांसपेरेंट बॉडी पारदर्शी पिंड। ओपेक, सर ओपेक का मतलब होता है तिरछा, तिरछी पिंड, तिरछा पिंड जिसको बोलते हैं ना, लेकिन कई बार हिंदी में भी ऐसे ही लिखा हुआ मिलता है ब्लैक बॉडी, इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, तो आप इसका मैंने हिंदी वर्ड बता दिया, आप लिख लीजिए। अब मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये एक्चुअली में होता क्या है ब्लैक बॉडी। अब थोड़ा ध्यान से सुनना। और ये सब देखो, वो जमाना गए जब आपसे पूछा जाता था ब्लैक बॉडी क्या, बच्चा कहता था कि जो सारे अवशोषण को एब्जॉर्ब कर ले वो ब्लैक बॉडी है, लेकिन अब इसके अंदर भी गहराई से क्वेश्चन बनने लगा है। तो हमें वो जरूरत है भाई उस चीज को पढ़ने की, और हम लोग पढ़ेंगे, डेफिनेटली पढ़ेंगे। देखो सवाल क्या, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक सतह दिखाई, सर मेरे पास ये सतह है और इस सतह पर मान लीजिए किसी तरह का कोई भी रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब है कोई भी ऊष्मा, कोई भी हीट इस तरीके से आ रही है, गिर रही है, जिसको बोलते हैं गिरने वाली रेडिएशन को, गिरने वाली आने वाली किरण को क्यूआई कहते हैं। क्यूआई का मतलब होता है आने वाली रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन, आपतित विकिरण। तो मैं लिख भी देता हूं, ऐसा नहीं है। तो आने वाले विकिरण को, गिरने वाले विकिरण को इंसिडेंट विकिरण या आपतित विकिरण मैंने दे दिया। ठीक है सर, ये आपतित विकिरण हो गया, बहुत ध्यान से सुनना। तो जब भी कभी किसी सरफेस पे कोई भी विकिरण आपतित होता है, आपतित का मतलब गिरता है बच्चों, तो वो 3 पार्टों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। 3 पार्टों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा सर, बहुत सारा रेडिएशन जो है ना इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। एकदम ध्यान सुनना, बहुत सारा रेडिएशन इस सरफेस द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, बहुत सारा रेडिएशन ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वापस निकल जाएगा, और बहुत सारा रेडिएशन ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब दूसरी ओर चला जाएगा। ध्यान सुनना, कहां कहां मैंने कहा, कहना मैंने कहा कि मान लीजिए 100 किलोजूल की ऊष्मा आई, 100 किलोजूल की ऊष्मा आई, तो इनमें से बहुत सारा अवशोषित कर लिया जाएगा। अवशोषित होने वाले विकिरण को एब्जॉर्ब रेडिएशन कहते हैं। क्यूए, क्यूए मतलब एब्जॉर्ब, अवशोषित कर लिया। ठीक है,
फिर बहुत सारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा जिसे आप परावर्तित रेडिएशन कह सकते हैं, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन कह सकते हैं, है ना। और बहुत सारा पीछे साइड निकल जाएगा जिसे आप संप्रेषित, संप्रेषित का मतलब होता है ट्रांसमिट रेडिएशन कह सकते हैं। इसे क्या बोला जा सकता है सर? इसे बोला जा सकता है ट्रांसमिट, क्योंकि ये रेडिएशन ट्रांसमिट हो गया। ओके, मैं इनके नाम भी लिख देता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। अगर मैं पूछूं कि बच्चों ये QI क्या है, बच्चों ये Q8 क्या है, और इसी तरीके से बताइए QR क्या है, और बच्चों इसी तरह से बताइए QT क्या है। देखो मैं दोनों लैंग्वेज में बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर मैं पूछूं QI क्या है, तो QI को बोला जाता है आपतित विकिरण, इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन, इंग्लिश में लिख लेंगे सब लोग, है ना। QA क्या है सर? QA को बोला जाता है अवशोषित विकिरण, अवशोषित विकिरण मतलब एब्जॉर्ब रेडिएशन, एब्जॉर्ब रेडिएशन, है ना। QR क्या है? QR को बोला जाता है परावर्तित विकिरण, परावर्तित विकिरण मतलब रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। QT क्या है? संप्रेषित, संप्रेषित विकिरण, संप्रेषित विकिरण क्या बोलते हैं इसको हिंदी इंग्लिश में? ट्रांसमिट रेडिएशन, ट्रांसमिट रेडिएशन। क्लियर है? तो आपको ये सारे नाम पता चल रहे हैं किसको क्या बोलते हैं। अब एक बात मुझे बताइए, जो भी हमारा विकिरण गिर रहा है, जो भी विकिरण गिर रहा है वही तो 3 पार्टों में डिवाइड हो रहा है। मैंने कहा बिल्कुल। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं QA और QR और QT, इन तीनों का जो योगफल है वो गिरने वाले रेडिएशन QI के बराबर है? बताइए, कर सकते हैं ना? है, कर सकते हैं ना? तो आप मुझे बताइए, अगर ऐसा योगफल कर दिया, मतलब सीधा सी है कि मान लीजिए 100 किलो जूल का रेडिएशन नीचे गिरा इस सरफेस पे, और 20 किलो जूल एब्जॉर्ब हो गया, 20 किलो जूल एब्जॉर्ब हो गया, है ना। उसके बाद 30 किलो जूल रिफ्लेक्ट हो गया, तो 50 किलो जूल ट्रांसमिट हो जाएगा, सीधी सी बात है ना। अब मुझे बताइए, अगर मैं ये जो इंसिडेंट रेडिएशन है इसका नीचे डिवाइड बिठा दूं, तो बच्चों जैसे ही मैं इंसिडेंट रेडिएशन डिवाइड कराऊंगा यहाँ पर, तो QA बटे QI, बहुत ध्यान सुनना, फिर QR बटे QI, फिर QT बटे QI, क्या हम लोग इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं? और बताइए जरा, ये किसके इक्वल हो जाएगा सर? ये इक्वल हो जाएगा 1 के, ये इक्वल हो जाएगा 1 के। बट यहीं पर ही मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और लगाऊंगा, इनको एक वर्ड से नाम देते, हालांकि परिचित है आप वो सब नामों से। देखो ये क्या है सर? ये है ऊपर लिखा एब्जॉर्ब रेडिएशन और नीचे रखा इंसिडेंट रेडिएशन, समझो, अवशोषित नीचे आपतित। तो अवशोषित और आपतित रेडिएशन को हम लोग अनुपात को अल्फा बोलेंगे। अल्फा को क्या कहते हैं मैं भी थोड़ी देर बताता हूं, है ना। रिफ्लेक्टेड रेडिएशन और इंसिडेंट रेडिएशन, इसको हम लोग बोलते हैं रो। उसके अलावा ट्रांसमिट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन, इसको बोलते हैं टाउ। बच्चों ध्यान रखना, इन तीनों के अनुपात को अल्फा, रो और टाउ के नाम से जाना जाता है। अल्फा, रो और टाउ के नाम से जाना जाता है। लेकिन अभी खेला खत्म नहीं हुआ। सर आपको ये बताना पड़ेगा कि ये अल्फा क्या है, सर आपको बताना पड़ेगा ये टाउ को क्या कहते हैं, रो को क्या कहते हैं, और सर आपको बताना पड़ेगा टाउ को क्या कहते हैं। इन तीनों के नाम सर आपको बताने पड़ेंगे। तो मैं आपसे पूछूं कि भाई ये अल्फा है क्या? अल्फा क्या है? तो कहना इट इज द रेशियो ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन टू इंसिडेंट रेडिएशन। अवशोषित और आपतित का रेशियो है। मतलब अगर आपतित तुम्हारा 100 जूल था तो कितना अवशोषित कर लिया बच्चों? कितना अवशोषित कर लिया? एब्जॉर्ब रेडिएशन टू इंसिडेंट रेडिएशन है। तो आप मुझे बताइए, एब्जॉर्ब रेडिएशन टू इंसिडेंट रेडिएशन मतलब आपतित विकिरण टू एब्जॉर्ब विकिरण टू अवशोषित विकिरण टू आपतित विकिरण, अवशोषित ऊपर आपतित नीचे। तो आप बताइए इसका अनुपात क्या कहलाएगा? इसी अनुपात को बोलते हैं अवशोषकता। क्या बोला जाएगा? कह सकते हो इसको बोलते हैं अवशोषकता। बच्चा अवशोषकता बोलिए, या इसी का इंग्लिश में एक नाम होता है रिफ्लेक्टिविटी। अगर मैं इसका इंग्लिश में भी नाम लिख दूं तो बच्चों इसके इंग्लिश में नाम बोलते हैं रिफ्लेक्टिविटी। रिफ्लेक्टिविटी क्या है? यह अवशोषकता है ना, इसको बोला जाएगा एब्जॉर्प्टिविटी, एब्जॉर्प्टिविटी। ओके, तो एब्जॉर्प्टिविटी क्या होता है? कहना इंसिडेंट रेडिएशन ऊपर है, सॉरी एब्जॉर्ब रेडिएशन ऊपर है, इंसिडेंट नीचे, एब्जॉर्ब ऊपर, इंसिडेंट नीचे। इंसिडेंट का कितना हिस्सा एब्जॉर्ब कर लिया उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्टिविटी, दैट मींस अवशोषकता। फिर इसके बाद ये रो क्या है पूछा जाएगा बच्चा, ये रो क्या है?
तो जब भी कभी रो के बारे में पूछा जाए कि बताइए ये रो क्या है, तो रो है क्या एक्चुअली में, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन टू इंसिडेंट, परावर्तित बटे आपतित, परिभाषा लिख लेना, परावर्तित बटे आपतित, इसको बोलते क्या है, तो कहना इसको बोलते हैं परावर्तकता, परावर्तकता ऐसे लिखा जाएगा हिंदी में, है ना। इंग्लिश में भी लिख लेना सब लोग, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी। ओके, इसके बाद आगे बढ़ा जाए, टाउ क्या था सर, टाउ था ट्रांसमिट रेडिएशन टू इंसिडेंट रेडिएशन, ट्रांसमिट रेडिएशन बटे इंसिडेंट, यानी इंसिडेंट का कितना हिस्सा ट्रांसमिट हो गया बच्चों, तो ट्रांसमिट हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांसमिटिविटी, ठीक है, ट्रांसमिटिविटी। हिंदी में बोलेंगे संप्रेषितता ना, संप्रेषकता, है ना। तो ये सब वर्ड याद रखिएगा। अगर मैं यहां लिख देता हूं टाउ को, तो टाउ को कहते क्या है, तो कहना टाउ को बोला जाता है संप्रेषकता, और या फिर इंग्लिश में क्या बोला जाएगा सर, इंग्लिश में बोला जाएगा इसको ट्रांसविटिमिटी, ट्रांसविटिमिटी, एक सेकेंड, ट्रांसमिटिविटी ये होगा। ओके, संप्रेषकता जिसको बोलेंगे, है ना। देखो मैं इंग्लिश वाला वर्ड भी आपको इसलिए बता रहा हूं ना, क्योंकि कई बार ये इंग्लिश वाला वर्ड डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहां पर जो मैंने वर्ड यूज किए उन वर्ड के बारे में पता चल गया होगा कि किस वर्ड को क्या कहते हैं। अभी ये सब बातें होंगी, थोड़ा सा रुक जाइए, ठहर जाइए, चीजें समझिए। अब फिर से एक बार शुरू से करते हैं ताकि आपको चीजें समझ में। देखो मैंने कहा कि मेरे पास सर ये सतह है, मैंने कहा मेरे पास ये सर सतह है, और इस सतह में क्या किया सर, इस सतह में आने वाला रेडिएशन QI, इसका कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ हिस्सा ट्रांसमिट हो जाएगा, इसलिए तीनों हिस्सों का योगफल QI के बराबर। फिर मैंने QI को नीचे लेके आए, तो एब्जॉर्ब रेडिएशन बटे इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन बटे इंसिडेंट, ट्रांसमिट रेडिएशन बटे इंसिडेंट बराबर 1, ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि भाई एब्जॉर्ब रेडिएशन बटे इंसिडेंट को हमने अल्फा बोल दिया, और अल्फा को बोला एब्जॉर्बिविटी या अवशोषकता, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन बटे इंसिडेंट इसे परावर्तकता बोला, और रिफ्लेक्टिविटी और ध्यान रखना रो से शो किया। सेम तरीके से ट्रांसमिट रेडिएशन बटे इंसिडेंट रेडिएशन सर इसे बोला गया ट्रांसमिटिविटी, और कहा गया इसको संप्रेषकता। बाकी QI था आपतित वितरण यानी इंसिडेंट रेडिएशन, QA था अवशोषित वितरण यानी एब्जॉर्ब रेडिएशन, QR था परावर्तित यानी रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, और QT था ट्रांसमिट यानी संप्रेषित वितरण। ओके, तो अल्फा, रो और टाउ के बारे में पहले एक बार याद कीजिए। अल्फा क्या है सर, अल्फा को बोला जाएगा एब्जॉर्बिविटी, रो क्या है रिफ्लेक्टिविटी, टाउ क्या है, टाउ से याद रखिए टी मतलब ट्रांसमिटिविटी, है ना। चलो अब मैं आपको इनकी मेन परिभाषा बताता हूं। जैसे कि ब्लैक बॉडी की बात करते हैं, आपने सुना होगा कि ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी को बच्चों बोलते हैं जो हर तरह के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी को बोलते हैं जो हर तरह के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी विच बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन, है ना। मैं लिख देता हूं विच एब्जॉर्ब ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन, एब्जॉर्ब ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन, जो हर तरह के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके, अवशोषित कर सके, ठीक है। आप हिंदी में भी लिखेंगे इसको, एक ऐसा पिंड जो हर तरह के विकिरण को अवशोषित कर सके। बच्चों अगर ब्लैक बॉडी हर तरह के विकिरण को अवशोषित कर जा रही है, इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि इसका जो एब्जॉर्बिविटी होगा सर वो 1 होगा। सर इसका जो एब्जॉर्बिविटी होगा वो 1 होगा, क्योंकि हर तरह के विकिरण को ये अवशोषित कर ले रही है। अगर अवशोषित कर रही है, आप खुद सोचो 100 किलो जूल लिया, 100 में से पूरा का पूरा अवशोषित कर लिया, तो इसकी जो एब्जॉर्बिविटी होगी, अवशोषकता होगी सर वो 1 के बराबर। अगर एक चीज 1 हो जाती है मेरी बच्चों, तो ये बताइए रो और टाउ इन दोनों का मान कितना हो जाएगा 0, क्योंकि योगफल तो 1 होना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन, हर तरह के विकिरण को अवशोषित कर लेती है। अब अवशोषित कर लेती है तो अल्फा बराबर 1, तो बाकी बचा रिफ्लेक्टिविटी और बाकी बचा ट्रांसमिटिविटी, सर दोनों 0 हो जाएंगे। बताइए इसके अलावा
अब ये कंडीशन है बच्चों, ब्लैक बॉडी होने की, ये क्या है कहना, ये कंडीशन है, क्लियर कीजिए। इसके बाद अगला हेडिंग आती है जिसको बोलते हैं व्हाइट बॉडी क्या होती है। एसी बंद कर दो, कितनी देर का हुआ है, 25 मिनट। ठीक है। ब्लैक बॉडी तो कह रहा ब्लैक बॉडी क्या है, ये व्हाइट बॉडी, ब्लैक बॉडी तो हो चुका। अब व्हाइट बॉडी क्या होती है, कहना व्हाइट बॉडी एक ऐसी बॉडी को बोलते हैं विच रिफ्लेक्ट ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन। ध्यान रखना, जो हर तरह के विकिरण को परावर्तित करती है, हर भाषा में लिखिएगा। तो अब मैं लिख लेता हूं रिफ्लेक्ट ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन, रिफ्लेक्ट ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन, जो हर तरह के विकिरण को, ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन, जो हर तरह के विकिरण को क्या कर दे बच्चों, परावर्तित कर दे। अब आप मुझे खुद बताइए, अगर ये हर तरह के विकिरण को परावर्तित कर देती है, क्या कर देती है, परावर्तित, तो परावर्तित कर देती है तो इसका क्या अर्थ हुआ कि सर इसकी जो परावर्तकता होगी यानी रिफ्लेक्टिविटी होगी वो 1 हो जाएगी, बाकी एब्जॉर्बिविटी और ट्रांसमिटिविटी दोनों 0 हो जाएगी। ये कंडीशन पूछी जाएगी। फिर ट्रांसपेरेंट बॉडी, ट्रांसपेरेंट मतलब एक ऐसी बॉडी जो पूरे रेडिएशन को ट्रांसमिट कर दे, क्या कर दे, ट्रांसमिट, संप्रेषित कर दे, बाहर निकाल दे। तो इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा ट्रांसमिट ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन। ये एक ऐसी बॉडी को बोलते हैं ट्रांसमिट ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन, जो हर तरह के रेडिएशन को क्या कर दे सर, ट्रांसमिट कर दे, ट्रांसमिट ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन। तो बच्चों अगर ट्रांसमिट कर रही है ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन को, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो ट्रांसमिटिविटी होनी चाहिए सर वो कितनी होनी चाहिए, वो 1 होनी चाहिए, बाकी एब्जॉर्बिविटी और रिफ्लेक्टिविटी सर 0 होनी चाहिए। समझो। ओपेक बॉडी क्या होती है सर, ये तिरछी बॉडी बोलते हैं इसको, है ना, जो हमारे फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं ना, जो अंदर के रेडिएशन को बाहर नहीं जाने देते, यही तो मतलब होता है। फाइबर ऑप्टिक्स आप देखो TIR पे काम करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करते हैं बच्चों। और फाइबर ऑप्टिक्स एक ऐसी डिवाइस होती है जो बहुत दूर तक सिग्नल को भेजेंगे और TIR पे काम करती है। उसका मेन वर्किंग यही है कि वो हर तरह के रेडिएशन को या तो एब्जॉर्ब करेगी या रिफ्लेक्ट करेगी, लेकिन ट्रांसमिट नहीं होने देगी, दूसरी तरफ नहीं जाने देगी। तो ओपेक बॉडी की परिभाषा होती है विच डू नॉट ट्रांसमिट एनी टाइप ऑफ रेडिएशन, डू नॉट ट्रांसमिट एनी टाइप ऑफ रेडिएशन, जो किसी तरीके के रेडिएशन को ट्रांसमिट एनी टाइप ऑफ रेडिएशन, एनी टाइप ऑफ रेडिएशन, जो किसी भी टाइप के रेडिएशन को ट्रांसमिट नहीं करेगी, है ना। कठिन नहीं है इंग्लिश, आप ये मत समझना बहुत ज्यादा कठिन है, एकदम कक्षा 8 वाली इंग्लिश है। विच डू नॉट ट्रांसमिट एनी टाइप ऑफ रेडिएशन, जो किसी तरीके के रेडिएशन को ट्रांसमिट नहीं करेगी, अर्थात कोई भी विकिरण होगा सर वो ट्रांसमिट नहीं करेगी। सर ट्रांसमिट नहीं करेगी इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि जब ट्रांसमिट ही नहीं करेगी तो बच्चों इसकी जो ट्रांसमिटिविटी होगी वो 0 होगी, कोई भी विकिरण ट्रांसमिट नहीं होगा। और जब ट्रांसमिट नहीं होगा तो ट्रांसमिटिविटी 0। अगर एक चीज 0 हो गई वहां देखिए तो इसकी एब्जॉर्बिविटी और रिफ्लेक्टिविटी दोनों का योगफल किसके बराबर हो जाएगा, तो बच्चों दोनों का योगफल किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहां पर ब्लैक बॉडी, व्हाइट बॉडी, ट्रांसपेरेंट बॉडी, ओपेक बॉडी, इनकी कंडीशंस भी पूछी जाती हैं। उसके अलावा इनकी जो बेसिक परिभाषाएं होती हैं वो भी आती है। ब्लैक बॉडी जो हर तरह के विकिरण को अवशोषित कर ले, समझो, है। व्हाइट बॉडी जो हर तरह के विकिरण को परावर्तित कर दे। ट्रांसपेरेंट बॉडी जो हर तरह के बॉडी को विकिरण को ट्रांसमिट कर दे, यानी अपने से निकाल दे दूसरी ओर। ओपेक बॉडी जो किसी तरह के कोई विकिरण को ट्रांसमिट ना करे, सीधी बात है। ओके, परिभाषा भी आपको पता होना चाहिए कि किसकी क्या परिभाषा होती है। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। हम लोग गर्मियों में हमेशा सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं बताइए। गर्मियों में सफेद कपड़े इसलिए पहनते हैं ताकि जो भी कपड़े में रेडिएशन आए वो रिफ्लेक्ट होके चली जाए दूर साइड, हमारे शरीर के अंदर नहीं पहुंचनी चाहिए, इसलिए तो सफेद पहनते हैं। क्योंकि रिफ्लेक्ट कर देता है हर तरह के रेडिएशन को, वापस भेज देता है। ठंडियों में हम लोग काले कपड़े क्यों पहनते हैं,
सर ठंडी में काले कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि देखिए जो अल्फा इक्वल टू 1 है, यानी ये एब्जॉर्ब कर लेता है हर तरह रेडिएशन को, तो हमें ठंडी कम लगती है क्योंकि रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है। वो काला कोट वाली परिभाषा याद है ना, जब ब्रिटेन वाले यानी इंग्लैंड वाले हमारे देश में थे, तो इंग्लैंड देशों में बड़ी ठंडी पड़ती थी, तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी वकील थे सबको काला कोट पहनाना शुरू कर दिया। समझो बात को, क्यों? क्योंकि वहाँ ठंडी थी, उन्होंने काला कोट पहनो, ठंडी नहीं लगेगी। आज भी हम लोग वो परंपरा चला रहे हैं, तोड़ देनी चाहिए इसी परंपरा है कि नहीं? तो ये सारा का सारा कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, नोट डाउन करके रखिए। आगे बढ़ा जाए। ओके, अब यहां से बच्चों शुरू हो जाता है तुम्हारा वीन्स का विस्थापन नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है वीन्स का विस्थापन नियम, थोड़ा ध्यान से समझना वीन्स का विस्थापन नियम क्या है। अब वीन्स के विस्थापन नियम को समझने के लिए फिर से मुझे आपको वही वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये कोई हॉट बॉडी है, एकदम ध्यान से सुनिए ना। मान लीजिए मेरे पास सर ये कोई हॉट बॉडी है, ये कोई हॉट बॉडी। आपको पता है कि जितनी भी हमारी हॉट बॉडी है वो हर तरह के रेडिएशन को बाहर निकालती है, है ना? कोई भी हॉट बॉडी हर तरह के रेडिएशन को बाहर निकालती है। बच्चों जब भी कभी रेडिएशन बाहर आता है ना, इसमें खास बात क्या है, वीन्स के विस्थापन नियम है। तो मैंने ये कहा कि मेरे पास एक हॉट बॉडी है और आपको पता है कि हॉट बॉडी किसी तरह के रेडिएशन को निकालती ही रहती है ना। तो वीन्स ने अपने नियम में ये बात बोली, क्या बात बोली? वीन्स ने ये कहा कि जब भी कभी कोई गर्म बॉडी अपने अंदर से रेडिएशन निकालती है तो उस रेडिएशन की एक मैक्सिमम तरंगदैर्घ्य होती है, लैम्डा एम। लैम्डा एम को बोला मैक्सिमम वेवलेंथ, अधिकतम तरंगदैर्घ्य बोला गया। तो बच्चों इस नियम में ये बोला गया कि जो हमारा मैक्सिमम वेवलेंथ है लैम्डा एम और इस बॉडी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी है, बच्चों इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है? यानी इन दोनों का जो गुणनफल होगा बच्चों वो कैसा होगा? कांस्टेंट। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का मतलब है कि मैक्सिमम वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर इनका मल्टीप्लाइड कांस्टेंट होगा, इसी को बोलते हैं वीन्स का विस्थापन नियम। अब एक बात बताइए, अगर ये चीज कांस्टेंट है तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, लैम्डा 1 T1 शुड बी इक्वल टू लैम्डा 2 T2? तो लैम्डा 1 T1 शुड बी इक्वल टू लैम्डा 2 T2 आप लोग यहां पर भी लगा सकते हैं, ठीक है? अब दूसरी बात सुनो, जब बात आती है कि भाई ये कांस्टेंट क्या है, ये कांस्टेंट है क्या, तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो कांस्टेंट बोला गया बच्चों, ये कांस्टेंट बोला कि इसको हमने बी कह दिया। क्या बात दिया? बी। और बी को बोला गया कि बी एक प्रकार का कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का नाम दिया गया वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, वीन्स विस्थापन नियतांक। ओके, तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट बोला गया बच्चों इसको, या फिर वीन्स के विस्थापन नियम का नियतांक, है ना? अब कई बार तुमसे क्या होता है कि एग्जाम में इस बी का मान भी पूछ लेता है कि वीन्स कांस्टेंट का मान क्या है, इस बी की वैल्यू क्या है बच्चों। तो अगर कोई तुमसे बी की वैल्यू पूछे, सिर्फ वैल्यू, तो वैल्यू क्या रखना, बी की होती है 2.9 इंटू 10 की पावर -3, 2.9 इंटू 10 की पावर -3। और मात्रा कोई पूछे कि बताइए वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट का मात्रा क्या है, तो कहना तरंगदैर्घ्य का मात्रा मीटर और टेम्परेचर का केल्विन, तो मीटर केल्विन। ओके, तो याद रखिएगा इसका जो मात्रक होता है बच्चों वो होता है 2.9, मान होता है 2.9 इंटू 10 की पावर -3। आगे मात्रक कितना होता है? मीटर केल्विन, ये इसका मात्रक होगा, बताइए। ओके, तो बस इतना याद रखिए कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर और उसकी अधिकतम तरंगदैर्घ्य का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो सर कांस्टेंट होता है, ठीक है? इसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पूछा जाएगा। अब इससे रिलेटेड मेरे पास अभी एक क्वेश्चन भी है, शायद मेरे पास क्वेश्चन भी था यार, क्वेश्चन नीचे चला गया क्या, मैं देख लेता हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, ठीक है, नहीं है क्वेश्चन तो कोई बात नहीं, थ्योरी में रहा होगा क्वेश्चन, है ना? हो सकता है इधर उधर चला गया क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं। अब इसके बाद की हम लोग हेडिंग देख लेते हैं बच्चों। तो ये तो हमारा हो गया रेडिएशन से संबंधित दो नियम जो आपसे पूछे जाते हैं। अब इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आ चुका है, क्योंकि इससे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। इस पार्ट का नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़ा नहीं, आप इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कीजिए क्योंकि हर बार इससे क्वेश्चन आते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आपने सुना भी होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा नियम है जो हीट ट्रांसफर की कन्वेक्शन घटना पर आधारित है। किस पर? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन वो घटना होती है जो लिक्विड और गैसों में ठंडा होने का जरिया होती है। तो लिक्विड और गैसों में हीट का ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन होता है, और कन्वेक्शन में जो नियम लगता है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगता है।
एक्चुअली में न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का जो नियम है वो दो पार्टों में दिया जाता है, दो तरह से समझाया जाता है। पहला ये और दूसरा मैं भी बताता हूं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं होता क्या है, बड़े ध्यान से सुनना। जैसे कि मान लीजिए न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को समझाना है, तो मान लीजिए मेरे पास ये कोई हॉट बॉडी है, ठीक है। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को समझाने के लिए मैंने अपनी तरफ से यहां पर एक हॉट बॉडी बना दी। सर ये रही मेरी हॉट बॉडी, एकदम ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चों इस हॉट बॉडी का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, क्लियर। तो मैंने इस हॉट बॉडी का टेम्परेचर थीटा मान लिया, हालांकि थीटा काफी ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, ध्यान सुनना। और वायुमंडल का जो तापमान है, वायुमंडल का तापमान यानी बाहर वायुमंडल भी तो होगा ना, तो वायुमंडल का तापमान मैंने कैपिटल टी मान लिया, कैपिटल टी, वो बहुत कम है। मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूं। मान लीजिए वस्तु का टेम्परेचर मैंने 100 डिग्री सेंटीग्रेड मान लिया, थीटा का मान 100 मान लिया, और वायुमंडल का जो तापमान है वो सिर्फ 20 डिग्री सेंटीग्रेड मान लिया, ठीक है। तो हो रहा क्या कि जैसे ही हम लोग इस गर्म वस्तु को वायुमंडल में खुला रखेंगे, मैं इस गर्म वस्तु को वायुमंडल में खुला रखूंगा, तो बच्चों ये वस्तु ठंडी होना शुरू होगी, ये वस्तु ठंडी होना शुरू होगी, और ठंडी होते होते इसका टेम्परेचर पहले 100 से कितना होगा 90, 90 से 80, 80 से 70, और घट के कहाँ की ओर आना चाहेगा, वायुमंडलीय टेम्परेचर पे आना चाहेगा, यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड में आना चाहेगा। बताइए बात सबको क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी गर्म वस्तु को हम वायुमंडल में खुला छोड़ते हैं तो वो धीरे 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 क्या होता है, ठंडा होता है, ठीक है। अब इससे कैसे क्वेश्चन बनते मैं बताता हूं इस पर। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि शुरुआत का जो 10 मिनट था, बहुत ध्यान से सुनना, शुरुआत का जो 10 मिनट था उसमें बॉडी का टेम्परेचर जो पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, सर वो घट के कितना हो जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड घट के हो जाता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत ध्यान सुनना, बॉडी का टेम्परेचर जो शुरुआती 10 मिनट में घट के 100 से घट के कितना हो जाता है 80, ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने आपसे पूछा क्या अगले 10 मिनट में बताइए, अगले 10 मिनट में बॉडी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो कहना अगले 10 मिनट में बॉडी का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड से घट के कितना होगा। ऐसे इस तरह के क्वेश्चन बनते बच्चों, और बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ज्यादातर लोग तो इस आंसर यही लगा देते हैं, अच्छा 10 मिनट में 100 से 80, तो अगले 10 मिनट में 80 से 60। तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, अच्छा अगले 10 मिनट में 80 से 60 तो अगले 10 मिनट में 60 से 20 40, अगले 10 मिनट में 40 से 20, फिर अगले 10 मिनट में 20 से 0। कहना 20 से 0, नहीं सर नहीं गलत हो गया, अरे 20 से 0 तो नहीं, जब तुम बराबर रूप से घटा रहे हो, 100 से 80 कर रहे हो, 80 से 60, 60 से 40, 40 से 20, फिर 20 से 0 भी करो, फिर एक समय आएगा आपकी बॉडी का टेम्परेचर 20 से -20, 0 से -20 हो जाएगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो बॉडी का टेम्परेचर आप एक समान रूप से घटा रहे हो, ये गलत है। बॉडी का जो टेम्परेचर आपने एक समान रूप से घटाया, सर ये गलत है। तो सबसे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जब भी कभी कोई गर्म वस्तु वायुमंडल में खुला रखी जाती है तो उसकी जो कूलिंग होती है वो कभी यूनिफॉर्म नहीं होती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो जब भी कभी किसी बॉडी की कूलिंग आप देखें ना, तो कूलिंग कभी यूनिफॉर्म नहीं होती। कूलिंग हमेशा कैसी होती है बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म होती है। कूलिंग कैसी होती है बच्चों? कूलिंग हमेशा किसी भी वस्तु की कूलिंग नॉन यूनिफॉर्म होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब देखो इन्होंने अपने नियम में क्या बोला, न्यूटन के शांता नियम में, शीतलन नियम में क्या बोला गया। तो बच्चों न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में बोला गया कि किसी भी वस्तु के ठंडे होने की दर, किसी भी वस्तु के ठंडे होने की दर, क्या मतलब है सर इसका? सर ठंडे होने की दर का मतलब होता है कि उसका टेम्परेचर किस हिसाब से घट रहा है, और ठंडे होने की दर, दर का मतलब होता है समय से भाग देना, स्मॉल टी। तो किसी वस्तु के ठंडे होने की दर डेट मीन्स डी थीटा अपॉन डी टी। क्यों? क्योंकि वस्तु का टेम्परेचर हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया। ओके, तो ठंडे होने की दर का मतलब क्या हुआ कि इकाई समय में कितना तापमान घट रहा है। तो किसी वस्तु के ठंडे होने की दर, ध्यान से सुनना सर, ये वस्तु और वातावरण के, वस्तु और वातावरण के तापांतर के समानुपाती होती है। वस्तु और वातावरण के टेम्परेचर डिफरेंस के समानुपाती होती है। यही हमारा न्यूटन का शीतलन नियम है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है। समझ रहे हैं? और इसी से देखिए हम सारे सवाल भी लगा देंगे। हाँ, ये जो सवाल मैंने बताया ना कि शुरुआती 10 मिनट में 100 से 80, अगले 10 मिनट में बताओ 80 से कितना, 60 नहीं होगा। क्लियर है एकदम? ठीक है, तो कह देना 60 नहीं हो रहा तो 60 से कम हो रहा कि ज्यादा।
तो कह देना अगर शुरुआत के 10 मिनट में 100 से 80 हुआ यानी 20 डिग्री घटा है, तो अगले 10 मिनट में 20 नहीं घटेगा, 20 से कम घटेगा। और जब 20 से कम घटेगा तो यहां आंसर 60 से ज्यादा आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं फिर से नियम को समझते कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का मतलब होता है कि किसी वस्तु के ठंडे होने की दर, अर्थात वस्तु का तापमान कितना घट रहा है समय के सापेक्ष, वो ठंडे होने की दर है। वो वस्तु और वातावरण के तापांतर के समानुपाती होता है। ओके, इसी को बोला जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बच्चों इस पर ना मैं आपको पहले कूलिंग का रेट बता दूं, कब कूलिंग को हम फास्ट कहेंगे, कब कूलिंग को स्लो कहेंगे, है ना। ये तो परिभाषा समझ में आ रही, परिभाषा से रिलेटेड मैं क्वेश्चन ये भी आपको सॉल्व करा दूंगा। लेकिन कूलिंग को हमें कब फास्ट कहना है, कब स्लो कहना है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। 1 मिनट लगेगा। देखो जैसे कि मान लीजिए, थोड़ी देर लिए कि मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया। एकदम ध्यान सुनना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया। सर मैंने वाई एक्सिस में वस्तु का टेम्परेचर थीटा ले लिया और एक्स एक्सिस में ले लिया टाइम। बहुत ध्यान सुनना। मान लीजिए मैं कूलिंग जा रहा हूं, तो कूलिंग करना का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे समय बढ़े वैसे वैसे उसका तापमान घटना चाहिए। पहली बात तो कूलिंग कराने का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे समय बढ़े वैसे वैसे उसका तापमान घटे। अब अगर तापमान बहुत तेजी के साथ घट गया तो इसको बोलेंगे फास्ट कूलिंग, और धीरे धीरे घटा तो इसको बोलेंगे स्लो कूलिंग। जैसे कि कूलिंग कर्व हमारा ऐसे आ सकता है, कूलिंग कर्व ऐसे आ सकता है बच्चों। ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने बनाया, हालांकि स्ट्रेट लाइन को बोला जाता है यूनिफॉर्म कूलिंग। कैसे बोलते हैं इसको, यूनिफॉर्म। लेकिन एक्चुअल में यूनिफॉर्म कूलिंग कभी होती नहीं है, मैंने यूनिफॉर्म कूलिंग ही बनाई। अरे लेकिन मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 2 कूलिंग कर्व है, एक ए वाला और दूसरा बी वाला। आप मुझे बताइए दोनों में से कौन जो है स्लो कूलिंग है, कौन फास्ट कूलिंग है ना। कौन स्लो कूलिंग है, कौन फास्ट, पहचानने को आता है। तो याद रखना दोनों की शुरुआत एक ही जगह से हो रही थी, और मुझे बताना है कौन स्लो कूलिंग है, कौन फास्ट। तो स्लो कूलिंग का मतलब होता है ज्यादा समय में कम ठंडा होना, और फास्ट कूलिंग का मतलब होता है कम समय में ज्यादा ठंडा हो जाना। बताओ, तो आप कहना कि सर ए वाला कर्व में देखिए समय ज्यादा हो गया उतना नहीं ठंडा हुआ, बी वाले कर्व में देखिए समय कम रहा लेकिन ज्यादा ठंडा हो गया। तो इनमें से ए वाले कर्व को बोला जाएगा बच्चों स्लो कूलिंग, यानी ये ए वाला कर्व है इसे बोला जाएगा सर ये हमारा स्लो कूलिंग कर्व है। और जबकि बी वाला कर्व क्या है, कहना बी वाला कर्व जो है वो फास्ट कूलिंग कर्व है। तो आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि कूलिंग कब स्लो होती है कब फास्ट होती है, तो ये क्लियर कीजिए। ठीक है, मैंने दोनों को स्ट्रेट लाइन बनाया है, अर्थात दोनों को यूनिफॉर्म कूलिंग बनाया है। लेकिन वायुमंडल में जब कोई चीज ठंडी होती है वो कभी भी यूनिफॉर्म कूलिंग से ठंडी नहीं होती, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलो अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। तो कहना कि सर अभी अभी आप ही ने देखो बताया कि वायुमंडल में ठंडा होना कभी यूनिफॉर्म कूलिंग नहीं होता। मैंने कहा यस बिल्कुल नहीं होता। तो आप मुझे बताइए वायुमंडल में ठंडा होना नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग होता है, तो किस तरह का नॉन यूनिफॉर्म, उसी को समझने देना। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि मेरे पास ये कोई टेम्परेचर थीटा है और ये रहा हमारा टाइम। बहुत ध्यान से सुनना चाहिए के साथ, और आपको पता है मैं एक एग्जाम्पल भी ले लेता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मान लीजिए मेरे पास ये कोई बॉडी है, बहुत ध्यान सुनना, ये कोई बॉडी है और इस बॉडी का टेम्परेचर मैंने 100 डिग्री सेंटीग्रेड मान लिया। कितना, 100, यानी ये किसकी वैल्यू दे दी सर, ये थीटा का मान दे दिया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। मुझे इसको ठंडा करना है, तो ये ठंडा तभी होगा जब आसपास का जो टेम्परेचर है वो कम होगा। मान लीजिए आसपास का जो टेम्परेचर है दैट मीन्स वायुमंडलीय तापमान है, उसे मैंने 20 डिग्री सेंटीग्रेड मान लिया, यानी वायुमंडल का जो टेम्परेचर है वो 20 मान लिया। ओके, तो वस्तु को ठंडा कहां से होना है, कहना वस्तु को ठंडा होना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से। कहां से बच्चों, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सर वस्तु को ठंडे होने की शुरुआत करनी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से, बताओ। लेकिन जब उसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वस्तु ठंडी होगी, लेकिन ठंडी होते 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 कभी भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ठंडी नहीं हो सकती, कभी भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ठंडी नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने देखो यहां पर ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे कर लिया, ये देखिए, क्योंकि कोई भी वस्तु 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ठंडी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती सर, सर इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि 20 तो तुम्हारे वायुमंडल का तापमान है। तो बताओ कोई भी वस्तु क्या वायुमंडल से नीचे ठंडी हो सकती है, सोच लो मुझे बताइए, नहीं ना, बताओ। तो सर ठंडा होना है इसके नो डाउट, लेकिन वायुमंडल से नीचे नहीं ठंडा हो सकता।
अच्छा मैं इस पे भी समान गैप पे कुछ पॉइंट रख लूं, 20, 40, 60, 80। मैंने देखिए कुछ समान गैप पे पॉइंट भी रख लिए। सर ये मान लीजिए टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, ताकि मैं कुछ समझा सकूं आपको। ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसको मैंने मान लिया ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड, बराबर गैप पर मैंने कुछ पॉइंट रखे। तो जब भी कभी किसी वस्तु को ठंडा करना होता है एटमॉस्फेयर में, हमेशा याद रखिएगा उसका जो कूलिंग होता है वो कभी एक समान रूप से नहीं होता। कूलिंग हमेशा उसका नॉन यूनिफॉर्म होता है, कुछ इस तरह से होगा, ऐसे कूलिंग होगा। ठीक है, देखो ऐसे ठंडा होना चाहेगा, 20 तक पहुंचना चाहेगा, लेकिन 20 तक पहुंचने के लिए उसको एक अनंत काल का समय लगेगा। और आपको मैं बता दूं ये पॉइंट कभी भी छुआया नहीं जाता, बस नीचे आता जाएगा लेकिन कभी छुआया नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कह सकते हो कॉन्सेप्ट होता है। अब आप मुझे खुद बताओ ये जो ठंडा होना है ये कैसे ठंडा होना है? कहना ये सर स्ट्रेट लाइन नहीं है, सर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग है। कैसे कूलिंग है बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में जब भी कभी आप वायुमंडल में कूलिंग कराते हैं वो हमेशा कैसी कूलिंग होती है? कहना नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग होती है। बताओ समझ में आया इतना? ओके, अभी मेरे वो सवाल का आंसर नहीं मिला। सवाल मेरा ये था सवाल मेरा ये था कि सर एक बात मुझे बताइए कि अगर हम लोग बहुत ध्यान सुनना, मैंने ये कहा थोड़ी देर के लिए कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से वस्तु का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से वस्तु का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड आने में, बहुत ध्यान सुनना, 10 मिनट का समय लगा। कितना मिनट का समय लगा? 10 मिनट का समय लगा 100 से 80 आने में। तो आप मुझे बताइए अगर वस्तु के टेम्परेचर को मुझे 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड आना है तो फिर कितना समय लगेगा? मतलब 10 ही मिनट का समय लगेगा कि 10 मिनट से ज्यादा लगेगा? कई बार इसका उल्टा भी पूछता है। उल्टा कैसे सर? उल्टा ऐसे पूछेगा कि मान लीजिए सर 10 मिनट में वस्तु का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। कई बार ऐसे पूछेगा वस्तु का तापमान 10 मिनट में 100 से कितना हो गया? 80। तो बताइए फिर अगला जो 10 मिनट होगा उसमें वस्तु का तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर कितना हो जाएगा? मतलब अब यहां तुम्हें 60 लिखना है नहीं लिखना ये तुमसे पूछा जाएगा। ओके, यहां क्या होना चाहिए? ये और वहां। इस तरह के 2 तरह के प्रश्न बनते हैं और दोनों प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको एक लॉजिक भी पता होना चाहिए बच्चों। चलिए अब मुझे यहां बताइए, मैंने आपको यह कहा कि देखो सर जो भी कूलिंग होती है वो एक समान रूप से नहीं होती। कूलिंग को थोड़ा गौर से देखिए तो कूलिंग में ये कर्व पहले अचानक से नीचे आ रहा है, फिर फ्लैट होता चला जा रहा है, फिर फ्लैट होता चला जा रहा है। कूलिंग जब भी कभी हो रही है वो अचानक से, देखो अब थोड़ा मैं आपको यहां पॉइंट बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनना ट्रेडिट साथ। अगर मैंने 100, 80, 60, 40, 20 समान गैप पे ले लिए, अब इन समान गैप पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचकर इसको कर्व में इंट्रोड्यूस कर लेता हूं, ऐसे है ना। मैंने क्या किया है, इन पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचकर एक कर्व में ले लिया। अब बड़े ध्यान से सुनना, मैंने 100 से 80, 80 से 60 और 60 से 40, फिर 40 से 20 इतना ठंडा करना है। तो आप मुझे सब लोग ये बताओ जरा कि 100 से 80 तक ठंडा होने के लिए कितना समय लगा? कहना 100 से 80 तक ठंडा होने के लिए ये समय लगा। ठीक है, ध्यान सुनना। फिर 80 से 60 तक ठंडा होने के लिए ये समय लगा, फिर 60 से 40 तक ठंडा होने के लिए ये समय लगा, देखो, और फिर आगे तो बहुत ज्यादा समय लगा है। तो आप थोड़ा गौर से देखिए 100 से 80 तक ठंडा होने में सिर्फ T1 समय लगा, मान लीजिए यहां से आता। 60 से 40 ठंडा होने में T2 समय लगा, और 40 से कितना, 60 से 40, 60 से 40 ठंडा होने में T3 समय लगा। देखो, अरे ये गैप क्या है? ये गैप है ठंडा होने में लगा समय। तो आप मुझे बताइए T1, T2, T3 में से कौन हमारा बराबर होगा, बड़ा होगा, या फिर हमारा कौन छोटा होगा? तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि T1, T2, T3 बराबर नहीं है। ये बराबर नहीं हो सकते, बराबर होते तो ये स्ट्रेट लाइन आता। तो आप देखिए यहां पर T3 का मान ज्यादा है, T2 का मान कम है, T1 का मान और कम है। ये देखिए, समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब ये हुआ
कि जो कूलिंग हो रही है वो पहले कम समय लगा समान टेम्परेचर के लिए, फिर ज्यादा समय लगा, फिर और ज्यादा। तो कम समय लगा, पहले कम समय लगा तो क्या बोला जाएगा, कूलिंग पहले फास्ट हो रही है और बाद में कूलिंग स्लो हो रही है, थोड़ी ज्यादा समय लग रहा है। सेम टेम्परेचर घटने के लिए ज्यादा समय लगा, इसलिए मतलब बाद में कूलिंग स्लो हो रही। पहले सेम टेम्परेचर घटने के लिए कम समय लगा, इसलिए पहले कूलिंग फास्ट है। तो याद रखिएगा, जब भी कभी कूलिंग होती है ना, तो कूलिंग हमेशा पहले फास्ट होती है, पहले फास्ट होती है, और ध्यान रखना बाद में स्लो होती है। इसको याद रखिए, बाद में स्लो। ये कूलिंग का याद रखिएगा तरीका होता है। जब भी कभी वायुमंडल में कूलिंग होती है तो पहले फास्ट होती है, बाद में स्लो। पहले फास्ट का मतलब अगर 100 से 80 तक होने में 10 मिनट का समय लगा तो इसको आप फास्ट बोलिए। तो 80 से 60 होने में सर थोड़ा स्लो होगा, यानी ज़्यादा समय लगेगा, और ज़्यादा समय लगेगा तो यहाँ जो भी आंसर आएगा सर वो 10 मिनट से ज़्यादा आएगा। हम लोग निकाल भी सकते हैं कितना आंसर आएगा, हम लोग निकाल भी सकते हैं कितना आंसर आएगा। फिलहाल बस इतना याद रखिए 10 मिनट से ज़्यादा आएगा। तो आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया। पॉइंट ये है कि जब भी कभी कूलिंग होगी वो पहले तेज, बाद में धीमे, और धीमे, और धीमे। मतलब पहले ज़्यादा कम समय लगेगा क्योंकि तेज कूलिंग हो रही है, फिर ज़्यादा समय, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये वाला ये पॉइंट, सर ये वाला पॉइंट समझाइए जरा। इसमें मैंने क्या किया, समय को बराबर कर दिया। सर इसमें मैंने समय को बराबर कर दिया और मैंने आपसे पूछा कि बताइए तापमान कितना होना चाहिए। तो सेम तरीके से देखिए, यहां पर मैंने 20 डिग्री सेंटीग्रेड का एक लाइन खींच ली। आपको पता है कि वाई एक्सिस में ये रहा थीटा और एक्स एक्सिस में बच्चों ये रहा तुम्हारा टाइम। वाई एक्सिस में थीटा, एक्स एक्सिस में टाइम। ध्यान सुनते रहना। तो मेरे भाई ये बताओ, अगर मैं यहां पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ले लूं, सेम तरीके से ये 80 ले लूं, सेम तरीके से ये 60 ले लूं, सेम तरीके से ये 40 ले लूं, तो मैंने देखिए इस तरह से कुछ पॉइंट ले लिए। फिर मैंने अगर यहां पर कूलिंग कर्व भी खींच दिया, तो कूलिंग कर्व मैंने कहा कि सर हमेशा ऐसे कर्व आएगा, ऐसे। मैं कुछ नाम भी लिख देता हूं। यहां पर टेम्परेचर कितना था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर टेम्परेचर कितना था, 80। और यहां पर कितना था सर, 60। और यहां पर टेम्परेचर कितना था सर, यहां पर टेम्परेचर था 40। ये देखो ऐसे कर दिया। तो आप मुझे बताइए, इन्होंने कहा कि शुरुआती 10 मिनट में अगर 100 से 80 तक ठंडा हो रहा है, तो अगले 10 मिनट में बताओ 80 से कितना ठंडा होगा। ये तो क्वेश्चन। तो आंसर जो है यहाँ 60 आएगा, टी 60 से ज्यादा आएगा, टी 60 से कम आएगा। अब देखो इसको, तो इसके लिए मैंने क्या किया, शुरुआती 10 मिनट लिए। अब देखो 80 वाला पॉइंट आया, तो मैंने क्या किया, इस वाले पॉइंट को 10 मिनट बोल दिया। इस वाले पॉइंट को क्या बोला, 10। तो बच्चों ये वाला पॉइंट है तुम्हारा 10 मिनट। ध्यान से तब सुनना कैद के साथ। ये गैप 10 मिनट है। मुझे बाद का टेम्परेचर कितना होना चाहिए ये मुझे निकालना है। तो आप मुझे बताइए, अगर ये गैप 10 मिनट है तो अगला गैप भी 10 ही मिनट होना चाहिए। तो इसी के बराबर मैंने अगला गैप ले लिया। सर ये गैप भी 10 मिनट हो जाएगा। मतलब इस तरीके से मैंने 3-4 गैप ले लिए, या 3 ही गैप ले लो। तो मैंने क्या किया है, यहां पर सर 3 बराबर गैप ले लिए। सर यहां पर मैंने 3 बराबर गैप ले लिए। एक गैप को टी बोल दिया सर, इसको भी टी, इसको भी टी, ऐसे 3 बराबर गैप ले लिए। और इन 3 बराबर गैप पर देखिए इस तरीके से मैंने वर्टिकल लाइन खींचते हुए, सर इस तरह से वर्टिकल लाइन खींचते हुए कर्व में भी चला गया। ये देखो 3 बराबर गैप ले लिए, समय को बराबर कर दिया। मतलब तो बच्चों समय को जब बराबर कर दिया तो आप साफ साफ देख पा रहे हो, समय को बराबर कर दिया तो आप साफ साफ देख पा रहे हो कि पहले 80 से ठंडा हुआ, 100 से ठंडा हुआ 80 तक इतना, फिर टेम्परेचर इतना घटा, ओके, फिर टेम्परेचर इतना घटा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर लाइन कुछ मिस्टेक कर दी हम लोगों ने, है ना। अब देखो मिस्टेक ये वाला गैप थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया, ये वाला गैप थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया। हम लोगों को गैप ना फिर से बनाना पड़ेगा एक बार। ये देखो से बनाता हूं, है ना, और दोबारा से बनाता हूं। और एक काम करते हैं कि इसमें मैं 80 वैल्यू नहीं लिखता हूं, ये 40, 80, 60 भी नहीं लिखता हूं। ध्यान दीजिए, बस इतना ही करते हैं। मैं फिर से जो है यहां पर थोड़ा सा बड़ा गैप बनाता हूं। जैसे कि ये वाला पॉइंट ले लिया, ये बराबर दूरी इतनी ले ली, ये थोड़ा और कम ले लेते, ज्यादा बड़ा हो गया, ये ले लिया इतना, फिर इतने गैप है, इतना गैप, इतना गैप। समय को मैंने बराबर कर दिया, समय को मैंने बराबर कर दिया, है ना। इससे यहां गए, इससे यहां गए, फिर इससे यहां गए, ऐसे मैंने बराबर लिया। अब मैं देखता हूं कि कहां पर कैसे घट रहा है। ठीक, इससे आसान हो जाएगा।
तो बच्चों देखो यहां से यहां ऐसे ये इतना टेम्परेचर घटा, पहले टेम्परेचर टाइम समान होने पर इतना ज्यादा घटा देखो, फिर दूसरा जो टाइम बराबर वाला आएगा वो इतना घटा, ये देखिए, तीसरा वाला जो टाइम बराबर आएगा वो टेबल और टेबल इतना घटा, आप देखिए। तो टेम्परेचर का जो परिवर्तन आ रहा है ना सर, टेम्परेचर का जो परिवर्तन आ रहा है सर वो बराबर नहीं आ रहा है, देखो बराबर नहीं आ रहा, यानी पहले कम समय में या पहले वाला जो समय है उसमें ज्यादा तापमान घट रहा है, दूसरे वाले में थोड़ा कम घट रहा है, तीसरे वाले में और कम घट रहा है, यही तो मतलब है। तो अगर 10 मिनट में पहले 100 से 80 यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड घटा, तो अब यहां 80 से 60 नहीं होगा, 20 नहीं घटेगा, 20 से कम घटेगा, मान लीजिए 18 घटा, तो यहां जो भी आंसर आएगा सर, यहां जो भी आंसर आएगा वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या आएगा, ज्यादा ही आंसर आने वाला है। ओके, तो बस दोनों बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, और दोनों बातों से आपको कई बार ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि भाई अगर जो है 100 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड आने में 10 मिनट लगा, तो 80 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड आने में कितना समय लगेगा सर, थोड़ा ज्यादा, क्योंकि कूलिंग जो है बाद में स्लो हो जाती है, तो यहाँ 10 मिनट से ज्यादा। हाँ ओके, कूलिंग पहले फास्ट होती है, तो यहाँ देखो यहाँ पहले 10 मिनट में 100 से 80 कूलिंग फास्ट थी, तो आप बताइए अब यहाँ कूलिंग स्लो हो जाएगी, तो वही 10 मिनट में 80 से 60 नहीं आएगा, स्लो कूलिंग है, इसलिए 80 से 60 से ज्यादा ही आंसर आने वाला है। ठीक है, अभी इसका न्यूमेरिकल भी मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, है ना। तो बच्चों अच्छा ये न्यूमेरिकल नहीं है, मैं पहले डायरेक्ट न्यूमेरिकल लेके आता हूँ, इसको मैं बाद में बताऊंगा। मैंने कहा था ना शुरुआत में, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के 2 रूप होते हैं, उनमें से मैंने एक रूप आपको बताया अभी। हाँ अब देखिए, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक कमरे में जहां पर तापमान इतना है, तो कमरे का तापमान कितना बोला जा रहा है बच्चों, कमरे का तापमान बोला गया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये देखिए। फिर बोला जा रहा है कि थीटा 61 डिग्री सेंटीग्रेड से 59 हो जाता है, यानी पहले जो तापमान है सर, पहले वाला जो तापमान है वो 61 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना हो जाता है सर, 59 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, लेकिन कितने मिनट में, सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट में। एकदम ध्यान सुनना, ये देखो। फिर बोला जा रहा है 51 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड होना है, अब टेम्परेचर को कितने से कितना होना है, 51 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड होना है, 51 से 49, तो बताइए यहां पर लगने वाला समय कितना होना चाहिए, ये सवाल है। हालांकि मैं आंसर बता सकता हूं, देखो अगर 61 से 59 होने में 4 मिनट लगा, क्योंकि वहां कूलिंग फास्ट रहती है, पहले तेज होती है कूलिंग और बाद में स्लो होती है, तो 51 से 49 मिनट में आने में कितना, स्लो कूलिंग। स्लो कूलिंग का मतलब होता है ज्यादा समय, स्लो कूलिंग का मतलब होता है ज्यादा समय। ओके, और स्लो कूलिंग का मतलब होता है, देखो 2 मतलब होते हैं स्लो कूलिंग के, एक तो कम तापमान ज्यादा समय, कम तापमान में गिरावट ज्यादा समय, है ना। तो देखो 61 से 59 होने में 4 मिनट लगा, तो 51 से 49 होने में कितना समय लगेगा, तो कहना बाद में सर कूलिंग स्लो हो जाती है, इसलिए 4 मिनट से हमारा कह सकते हो ज्यादा समय लगेगा। 4 मिनट से ज्यादा वाले आंसर सही हो सकते हैं, यानी 5 सही हो सकता है, 6 सही होता है, 8 सही हो सकता है, लेकिन 4 सही नहीं होगा श्योर एकदम। अब कैसे लगाओगे इसको, कहना कुछ नहीं सर, वही वाला समीकरण लगाइए। न्यूटन का शीतलन नियम यही तो कहता था कि टेम्परेचर में परिवर्तन की दर वस्तु और वातावरण के तापांतर के समानुपाती होती, परिवर्तन की दर, है ना। चलो पहली वाली कंडीशन और बाद में दूसरी वाली कंडीशन, दोनों को बारी बारी इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल किया जाएगा सर, पहले देखिए 61 से 59 हुआ, कितना टेम्परेचर घटा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो भी टेम्परेचर घटा वो ऊपर लिखिए, कितने समय में घटा, 4 मिनट में, समानुपाती। फिर तुम्हें लिखना है थीटा, थीटा मतलब वस्तु का तापमान, तो वस्तु का तापमान तो 61 से 59 हो रहा है, तो कौन सा टेम्परेचर रखोगे, 61 रखोगे, 59 रखोगे, मैंने कहा एवरेज ले लो, जब 8 टेम्परेचर रखना है भाई, यहां परिवर्तन रखना था, तो 61 माइनस 59 कर दिया, लेकिन यहां सिंगल टेम्परेचर रखना है, जबकि 61 भी है 59 भी है, तो औसत ले लीजिए, तो 61 और 59 का औसत कितना, 60, तो बच्चों यहां पर हो जाएगा 60, और यहां पर देखिए जो वायुमंडल का तापमान है वो कितना है सर, वायुमंडल का तापमान है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये देखो लिखा। ये तुम्हारा समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 आपको ऐसे बनाना बच्चों, सेम तरीके से समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 में देखिए 51 से 49 हुआ, कितना घटा, 2, कितने मिनट में निकालना है वो निकालना है आपको, है ना। फिर क्या करना है, औसत तापमान 51 और 49 का औसत 50, और वायुमंडल का तापमान हमेशा 30 ही मानना है आपको,
वो बदलना नहीं है, क्योंकि वायुमंडल काफी बड़ा है। तो यहां पर इन दोनों का औसत 50, 50 माइनस 30। अब आप मुझे बताओ, दो समीकरण तुम्हारे पास बन रहे और दोनों समीकरण को सॉल्व करके तुम्हें टी निकालना है। निकल आएगा कैसे? कुछ नहीं करना सर, इन दोनों को आपस में डिवाइड करा दीजिए। तो जैसे डिवाइड कराया जाएगा बच्चों, तो आप मुझे बताइए, तो यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा t/4। सर यहां बताइए कितना? 60 में से 30 जाएगा 30 और नीचे 50 में से 30 जाएगा 20। ये देखो, तो फाइनली मुझे जो नजर आ रहा है वो समय का मान नजर आ रहा है 6 मिनट। चेक कीजिए, समय का जो मान मुझे नजर आ रहा है वो 6 मिनट नजर आ रहा है। इस तरह से इस तरह के कोई भी सवाल लगाए जा सकते हैं। 6 मिनट इस सवाल का सही आंसर होगा। बताओ, ओके? तो बच्चों ये बात समझ में आनी चाहिए, और मैंने पहले ही बता दिया था कि आंसर 4 मिनट से ज्यादा होगा। वो तो 4 मिनट के काफी ज्यादा आंसर थे ऑप्शन में थे, इसलिए मुझे सॉल्व करना पड़ा, नहीं तो हम ऐसे भी बता सकते थे। ठीक है, तो ये इस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल था। इसी तरह से ये भी देखिए न्यूमेरिकल क्या है, बड़ा अच्छा सवाल ये है। इस बार वायुमंडल का तापमान पूछा, निकलाएगा, टेंशन नहीं। बोला जा रहा है कि गर्म पानी में पहले 10 मिनट में 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 तक, यानी जो भी हमारा गर्म पानी है सर वो पहले 10 मिनट में 60 डिग्री सेंटीग्रेड से बताइए कितना ठंडा हो जाता है? 50। सर पहले 60 से 50 हो जाता है और कितने मिनट में ठंडा होता है? कहा गया है 10 मिनट में ठंडा होता है। ये देखो, फिर बोला जा रहा है अगले 10 मिनट में 42 तक ठंडा हो जाता है। अगले 10 मिनट 42, तो मतलब अगले 10 मिनट में 50 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना हो जाता है? सर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा हो जाता है। और ये भी हमारा अगला ही 10 मिनट है। पहले ये चेक कीजिए, ये आंकड़ा सही कि गलत है। तो कहना शुरुआती 10 मिनट में 60 से 50 तेजी से ठंडा हुआ है सब, और अगले 10 मिनट में थोड़ा धीमे ठंडा होगा। तो 50 से फिर 40 नहीं आ सकता, थोड़ा धीमे ठंडा होगा, यानी तापमान धीरे धीरे घटेगा। तो 50 से 42 तक हो गया। एकदम सही है, आंकड़ा एकदम सही है। तो तुम्हें ये बताना है कि बताइए वायुमंडल का तापमान कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए वायुमंडलीय टेम्परेचर। ओके, तो फिर वही बात, हम लोग फिर वही इक्वेशन लगाने जा रहे हैं जो मैंने अभी पढ़ा है। इक्वेशन मैंने क्या पढ़ा है? सर इक्वेशन मैंने पढ़ाया है कि जो भी तापमान में परिवर्तन की दर है वो वस्तु और वातावरण के तापांतर के समानुपाती है। बताइए, यही बात पढ़ाई ना? चलो सॉल्व कीजिए। तो पहली वाली कंडीशन लगाई बच्चों, पहली वाली, तो 60 और 50 का अंतर कितना? 60 और 50 का अंतर 10 डिवाइड बाई समय t कितना? 10 मिनट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वस्तु का तापमान 60 और 55 का औसत लेना पड़ेगा, क्योंकि एक टेम्परेचर रखना है। तो ना 60 रखो ना 55, 50 रखो, औसत रखो 55 और माइनस टी, 55 माइनस टी। ये देखिए, तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। एकदम ध्यान सुनना। इसके बाद अगला वाला देखिए, 50 और 42। तो 50 और 42 कितना हो जाएगा? सर 50 और 42 का अंतर 8, नीचे 10 मिनट, और ये हमारा हो जाएगा सर वस्तु और वातावरण का। देखो यहां पर वस्तु का तापमान कितना? 50 और 42 का एवरेज ले लीजिए। तो 50 और 42 का एवरेज लिया जाएगा तो 46 है ना, और 46 माइनस टी, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। बताओ भाई, दोनों को सॉल्व करके टी कौन नहीं निकल पाएगा भाई? सीधा सीधा आसान सा सवाल। कैसे? अब देखो, जब मैं इनका डिवाइड कराऊंगा बच्चों, तो कहना 10 से 10 देखो कैंसिल, 10/8 को भी हम कैंसिल कर सकते हैं। किससे? 5 ऊपर जाएगा और बटे 4, यानी ये 5/4 आने वाला है। तो बच्चों जब 5/4 आने वाला है तो 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ, 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ। बताओ, तो मैं या फिर आप डायरेक्ट कहो कि सर चलो ठीक है, ये 5/4 आया और ये 55 माइनस टी आया। ये क्या आया सर? ये 55 माइनस टी आया, और ये सर देखो 46 माइनस टी आया। इसको सॉल्व करके मुझे टी बताना है, या तो पूरा मल्टीप्लाई कर लो, या फिर एक तरीका और भी है कि आप ऑप्शन के हिसाब से कर लीजिए। जैसे कि अगर मैं पहला ऑप्शन 25 रखूंगा तो 25 नीचे रखने पर मुझे बहुत गंदी सी वैल्यू मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा ऑप्शन 10 रखूंगा, ऊपर तो 45 मिल जाएगा और नीचे 36, 45/36, 9 पना 45, 9 चौरो 36 मिल गया। इसका सोल्यूशन जो है कंफर्म 10 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। चेक कर लीजिए, ठीक है? तो जरूरी नहीं कि हम लोग पूरा सवाल सॉल्व करें। अगर हमारे दिमाग में मतलब कॉन्सेप्ट सही है तो हम लोग आधे से भी आंसर बता सकते हैं कितना होना चाहिए। वही मैं सिखाता भी हूँ लोगों को कि आप उतना ही काम कीजिए कि जितने की आपको पैसे मिलते हैं मतलब उतना काम कीजिए जहां से आंसर देखने को मिल जाए।
बाकी तो फिर दुनिया दूसरा काम कर ही रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने शुरुआत में कहा था कि बच्चों न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के दो रूप होते हैं, उनमें से मैंने एक रूप आपको पढ़ा दिया है ना। अब न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का एक सेकेंड फॉर्म भी होता है, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी सुनिए क्या है सेकेंड फॉर्म। तो बच्चों जब सेकेंड फॉर्म की बात करते हैं तो याद रखना सेकेंड फॉर्म को समझने के लिए आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये कोई सरफेस है, बहुत ध्यान सुनना सर, मेरे पास ये कोई सरफेस है और सरफेस में मैंने इसका टेम्परेचर TH मान लिया। TH का मतलब हो गया सर ये हाइयर टेम्परेचर है। क्या है? हाइयर टेम्परेचर। ठीक है, ये हाइयर टेम्परेचर है, तो इसे मैंने हाइयर टेम्परेचर मान लिया। फिर है क्या? ये मतलब काफी गर्म सतह है, इसे आप हॉट सरफेस बोलिए, कोल्ड नहीं, ये हॉट सरफेस है। फिर हुआ क्या कि बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी अचानक से, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी और इन हवाओं का टेम्परेचर कितना मान लिया मैंने? TL मतलब लोअर टेम्परेचर। तो आप जल्दी से मुझे ये बताओ कि अगर ये हवाएं चलने लगी है और सतह से ऊपर जाएगी तो ये सरफेस क्या करेगा? ये सरफेस अपने अंदर की हीट एनर्जी को, सर अपने अंदर की हीट एनर्जी को इन हवाओं को देता रहेगा। सर अपने अंदर की हीट एनर्जी को इन हवाओं को देता रहेगा। बताओ देता रहेगा ना? तो बस इसी बात को बताया था न्यूटन ने अपने कूलिंग के नियम में। ये भी तो एक प्रकार की कूलिंग ही है ना। तो न्यूटन ने अपने कूलिंग में ये बताया कि सर ये जो हीट का फ्लो है, हीट फ्लो रेट बोलिए इसको, मैं फिर से बता दूं, हम लोग हीट ट्रांसफर वाले चैप्टर में जहां जहां Q लिखा होता वो हीट नहीं होता, वो हीट फ्लो रेट होता है। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में ये बोला गया सर कि ये जो आपका Q है यानी हीट फ्लो रेट है, हीट फ्लो रेट Q, वो इस सरफेस के एरिया और इन दोनों के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस के समानुपाती होगा। आप मुझे खुद बताइए इस सतह का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, सतह का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, हीट उतना तेजी बाहर जाएगी। ठीक है सर, उसके बाद बताइए दूसरी चीज, सर इस सतह में टेम्परेचर का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, इन दोनों के बीच डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, मान लो डिफरेंस 0 होता, ये भी 100 था ये भी 100 था, तो क्या हवा ऊपर जा पाती, हीट ऊपर जा पाती? नहीं जा पाती। तो कह सकते हैं कि हीट फ्लो रेट इसके टेम्परेचर डिफरेंस और एरिया के समानुपाती होगी, है ना। मेरे दोस्त सरफेस एरिया के जैसे प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं H, एक कांस्टेंट लगाते हैं H। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में ध्यान रखना हीट फ्लो रेट का ये भी एक फॉर्मूला आ जाता है H × A × डेल्टा T। बताओ ये H क्या है? कहना इसको बोला जाता है हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। अगर मैं पूछूं ये H क्या है तो H को बोला जाता है हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, हिंदी में गुणांक बोलते हैं, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बच्चों। और कई बार इसका मात्रक भी बहुत पूछा जाता है ना, निकाल के देख लेते। कहना हीट फ्लो रेट का मात्रक वाट, ध्यान सुनना, वाट, एरिया नीचे मीटर स्क्वायर, ये भी नीचे केल्विन। तो कह सकते हो कि H का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा वाट प्रति मीटर स्क्वायर केल्विन। वाट प्रति मीटर स्क्वायर केल्विन, ये तुम्हारे किसका मात्रक हो गया? सर ये मात्रक हो गया तुम्हारे H का, वाट प्रति मीटर स्क्वायर केल्विन। बताइए बात सबको क्लियर है ना। तो बच्चों ये वाला नियम भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद ओके, तो बच्चों अगली हेडिंग पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है जिसको बोलते हैं अवस्था परिवर्तन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो बच्चों एक बात बताइए मुझे, अवस्था परिवर्तन यानी फेज चेंज इन प्रोसेस क्या होते हैं? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ध्यान से सुनना सब लोग, है ना। देखो जैसा कि आप लोग को पता है कि भाई 3 तरह की अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली अवस्था को बोलते हैं सॉलिड बच्चों, दूसरी अवस्था को बोलते हैं लिक्विड, और ध्यान रखिएगा तीसरी अवस्था का बताइए नाम क्या है? गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 तरह की अवस्थाएं होती हैं। जब भी कभी कोई भी पदार्थ सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट होता है तो उसको एक नाम से भी जानते हैं। मैं आपको बता दूं, सॉलिड से लिक्विड बनना, लिक्विड से गैस बनना, ये क्या कहलाता है। फिर लिक्विड से गैस से लिक्विड बनना, लिक्विड से सॉलिड बनना, ये क्या कहलाता है। और कोई बार क्या होता है कि कुछ सॉलिड डायरेक्ट गैस बन जाते हैं और कई बार कुछ गैस डायरेक्ट सॉलिड बन जाते हैं। टोटल मिलाकर 6 तरह के हमारे प्रोसेस होते हैं फेज चेंजिंग, इनको समझना। मैं नाम दे देता हूं, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि भाई सॉलिड का लिक्विड में बदलना क्या होता है। भाई कोई बर्फ है, मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे ही लेता हूं। मान लीजिए सॉलिड का मतलब मैंने ले लिया बर्फ, तो फिर आपको जल्दी समझ में आएगा।
और लिक्विड का मतलब मैंने क्या ले लिया सर, पानी। और गैस का मतलब बताइए मैंने क्या ले लिया, तो बच्चों गैस का मतलब ले लिया मैंने वाष्प। क्या ले लिया, वाष्प। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला कि हमारा जो बर्फ है वो पानी में कन्वर्ट हो रहा है, इसे क्या बोलेंगे, इसे गलना बोलेंगे, गलना, है ना। और गलने को बोला जाता है मेल्टिंग। तो बच्चों यहां पर कह सकते हो कि सॉलिड का लिक्विड बदलना, ये तुम्हारा सर मेल्टिंग कहलाता है। आप चाहो तो हिंदी में भी लिख लो गलन, गलन जिसको बोलते हैं गलना, है ना। लिक्विड का गैस में बदलना क्या कहलाता है सर, लिक्विड का गैस में बदलना कहलाता है वाष्पीकरण, वेपराइजेशन। मैं इसकी हिंदी में लिख दूंगा अभी, वेपराइजेशन। ओके, तो वेपराइजेशन कहलाता है, वेपराइजेशन। गैस का लिक्विड बदलना सर ये कंडेंसेशन कहलाता है, कंडेंसेशन। ओके, कंडेंसेशन का मतलब हो गया संघनन, पानी का सॉलिड में बदलना, ये कहलाता है सर। इसे बोलते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब होता है जमना, क्या बोलते हैं इसको, जमना। ओके, और ध्यान रखना कई बार कुछ सॉलिड डायरेक्ट गैस बन जाते हैं, इनको हम सब्लिमेशन बोलते हैं, यानी ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। और कई बार कुछ गैस डायरेक्ट बर्फ बन जाते हैं, इन्हें बोला जाता है डी सब्लिमेशन, यानी ऊर्ध्वपातन का उल्टा, डी सब्लिमेशन। मैं इसके हिंदी नाम भी अभी लिख देता हूं, आप परेशान मत होइए ना, है ना। तो मैंने कहा कि अगर कोई सॉलिड क्या बन जाता है सर, लिक्विड बनता है, उसे क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। बच्चों मेल्टिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, कहना मेल्टिंग को हिंदी में बोला जाता है गलना। क्या बोलेंगे, गलना। कोई लिक्विड डायरेक्ट जो है गैस बन जाता है, कोई लिक्विड डायरेक्ट क्या बन जाता है, गैस बन जाता है, तो इसे मैंने बोला है वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। और वेपराइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। दो प्रोसेस हो रहा है, वाष्पीकरण। कई बार कुछ गैस डायरेक्ट लिक्विड बन जाते हैं। अब अगर गैस तुम्हारा लिक्विड बन रहा है, डायरेक्ट नहीं बोलिए, गैस लिक्विड बन रहा है, जैसे कि वाष्प कई बार देखो पानी बन जाती है, तो बच्चा वाष्प का पानी में बदलना ये कहलाता है तुम्हारा कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संघनन। वाष्प का पानी में बदलना संघनन कहलाता है। और कई बार लिक्विड सॉलिड बन जाते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, जैसे कि पानी का बर्फ जमना सर, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। और फ्रीजिंग को बताइए हिंदी में क्या बोलते हैं सर, इसे बोलते हैं जमना, फ्रीज करना, जिसको आप बोलते हैं जमना। ओके, कई बार कुछ सॉलिड डायरेक्ट गैस बन जाते हैं, और जब कई बार कुछ सॉलिड डायरेक्ट गैस बन जाते हैं, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, उसे सब्लिमेशन बोलते हैं, या फिर हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। बच्चा क्या बोलते हैं इसको, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। और कई बार क्या होता है कि कुछ वाष्प डायरेक्ट ठोस बन जाते हैं, इसे डी सब्लिमेशन बोलते हैं, यानी सब्लिमेशन को उल्टा हिंदी में बोला जाता है इसे निक्षेपण, निक्षेपण। बताओ प्रोसेस के नाम याद रहेंगे। मुद्दे की बात यह है कि जब भी कभी अवस्था में परिवर्तन होता है, जब भी कभी अवस्था परिवर्तन हो रहा, हमेशा उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अरे भाई फेज चेंज इन प्रोसेस है, तो फेज चेंज इन प्रोसेस होते समय हमेशा उसका टेम्परेचर कैसा रहता है बच्चों, कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, याद रखिएगा फेज चेंज इन प्रोसेस में। दूसरी एक मुद्दे की बात आती है, तुमसे कई बार सब्लिमेशन का एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है। अगर मैं पूछूं कि बताइए ऊर्ध्वपातन का क्या एग्जाम्पल होता है, सब्लिमेशन का एग्जाम्पल, ये एक बार नहीं कई बार आता है, क्योंकि एक दो आपको याद रहते हैं, एक दो और याद कर लो। जैसे कि सब्लिमेशन की क्रिया दिखाने वाले अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है तुम्हारा कपूर। कपूर ध्यान रखना सब्लिमेशन दिखाता है। कपूर के बाद दूसरा एग्जाम्पल आता है नेफ्थलीन। बच्चों नेफ्थलीन भी ध्यान रखना क्या दिखाता है, सब्लिमेशन दिखाता है, ऊर्ध्वपातन दिखाता है। ड्राई आइस, जिसको आप ठोस CO2 भी कह सकते हो, ठोस CO2, है ना, ठोस CO2। ओके, उसके बाद अगला नंबर आता है चौथा नंबर, जिसको बोलते हैं कपूर हो रहे नेफ्थलीन। अमोनियम क्लोराइड, नौसादर, नौसादर बोलिए या अमोनियम क्लोराइड बोलिए, NH4Cl। बच्चों ये चार कंपाउंड ऐसे होते हैं जो हमारे जनरल टेम्परेचर और प्रेशर पे ध्यान रखना ऊर्ध्वपातन की क्रिया दिखाते हैं। कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ठोस हो गया, ठोस CO2 हो गया, और अमोनियम क्लोराइड हो गया। यहीं पर आपको एक छोटा सा पॉइंट और याद करा देता हूं, ट्रिपल पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, इसे भी आपको टॉपिक में नोट डाउन करना है। ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट। बच्चों ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर पदार्थ की तीन अवस्थाएं एक साथ मिलती है।
तीन अवस्थाएं, जी हाँ एकदम आपने सही सुना, जिस पर पदार्थ की तीन अवस्थाएं एक साथ मिलती हैं, तीन अवस्थाएं एक साथ मिलती है सर, उसे बोला जाता है ट्रिपल पॉइंट। तो तीन अवस्थाएं एक साथ मिलती हैं, एक साथ प्राप्त होती है। तो जब तीन अवस्थाएं एक साथ प्राप्त होती है बच्चों, उसे बोलते हैं हम लोग ट्रिपल पॉइंट, है ना। तीन अवस्थाएं ना मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों एक साथ मिलती है, यस याद रखिएगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा कैसे हो जाता है सर, क्यों, क्योंकि मैं बताऊं, आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड की सर बात कही होगी, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की देखो दो चीजें मिलती है आपको, एक बर्फ भी मिलता है सर और दूसरा सर पानी भी मिलता है, बताओ, यानी दो अवस्थाएं तो मिल रही, एक तो ठोस दूसरा लिक्विड। सर बात 100 डिग्री सेंटीग्रेड की करते हैं तो इसमें भी दो अवस्थाएं आपको मिल जाती है, एक तो पानी दूसरा वाष्प, दूसरा वाष्प। तो पानी और वाष्प इसमें भी दो अवस्थाएं मिल जाती हैं 0 और 100 पर। लेकिन तुमने कहा ट्रिपल पॉइंट, और ट्रिपल पॉइंट कहा एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर तीन अवस्थाएं एक साथ मिलती है। मैंने कहा बिल्कुल भाई, तीन अवस्थाएं एक साथ मिलती है, तो कौन सी तीन अवस्थाएं एक साथ मिलती है ये भी तो क्लियर कीजिए सर, है। तो याद रखना ट्रिपल पॉइंट पे जब भी कभी बात करेंगे कि कौन कौन सी तीन अवस्थाएं, ठोस, लिक्विड, गैस, ये तीनों एक साथ मिलती है, बट हाउ, कैसे, इसको निकालने के लिए मेरे पास एक तरीका है, बड़े ध्यान से सुनना। आपको एक बात पता है, पानी के लिए जब 1.01 बार प्रेशर होता है यानी वायुमंडलीय दाब होता है, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कहना 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, कहना 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बताइए, सबको पता है ना। पानी का प्रेशर अगर 1.01 बार है तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं प्रेशर बढ़ा नहीं रहा हूं, मैं प्रेशर घटा रहा हूं। तो प्रेशर घटाया जाएगा तो बताइए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा, है ना, याद है ना। प्रेशर घटाने से बॉइलिंग पॉइंट घटता है, और प्रेशर घटाने से क्या होता है बच्चों, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बढ़ता है। अब बड़े ध्यान से सुनना, थोड़ा गौर से देखिएगा मेरे हाथों में। मैंने कहा कि मेरे पास प्रेशर है 1.01 बार, ये मैंने दो हाथ दिखाए, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। तो अगर पानी का प्रेशर 1.01 बार है तो बताइए ये कितना होगा, ये देखा, हाँ ये कहना, ऐसे हम लोग पकौड़ी चुआया करते थे तेल में, है ना, याद है ना। तो ये है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन मैंने प्रेशर बढ़ाया नहीं, प्रेशर घटाया, तो बच्चा प्रेशर घटाने से क्या होगा, फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा, प्रेशर घटाने की वजह से। तो प्रेशर घटाने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो एक ऐसा प्रेशर घट के एक ऐसा प्रेशर जरूर मिलेगा सर आपको, सर एक प्रेशर ऐसा जरूर मिलेगा जिस प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट बराबर हो जाते हैं बच्चों। बस उसी पॉइंट को हम किस नाम से जानते हैं सर, उसी पॉइंट को बोला जाता है ट्रिपल पॉइंट। तो अगर कोई पूछे कि भाई ट्रिपल पॉइंट कहते किसको हैं और ये कैसे प्राप्त होता है, कहना ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर पदार्थ की तीन अवस्थाएं एक साथ मिलती हैं, और इसको अगर पाना है आपको, इसको पाना है तो प्रेशर घटा दीजिए। पानी के केस में हमें प्रेशर घटाना पड़ेगा, प्रेशर घटाते रहिए, बॉइलिंग पॉइंट घटता रहेगा, फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता रहेगा। एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट बराबर हो जाएगा, और सर उस पॉइंट पे तो ट्रिपल पॉइंट कहते हैं बच्चों। और ट्रिपल पॉइंट पे प्रेशर का मान कोई पूछे तो 0.0061 बार, इतना कम करना पड़ेगा प्रेशर। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट पूछे ट्रिपल पॉइंट पे तो कहना 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ट्रिपल पॉइंट पे। हाँ, इसका अर्थ ये हुआ सर कि ये तो बहुत बड़ी लकड़ी होगी सर, मतलब तुमने प्रेशर घटाया तो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर 0.01 आ गया, और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर 0.01, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट इतू सा बढ़ा, 0.01 बढ़ा, और बॉइलिंग पॉइंट देखिए कितना घटा। ये क्वालिटी की वजह से होता है ऐसा, है ना। लेकिन हमें उसमें नहीं जाना, मेन पूछा जाएगा कि पानी के ट्रिपल पॉइंट पे प्रेशर कितना होता है, बता दीजिए। पानी के ट्रिपल पॉइंट पे बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट आपस में बराबर होते, बता दीजिए कितना हो जाता है, 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। कई बार ये मान केल्विन में पूछा जाता है बच्चों, अगर ये मान केल्विन में पूछा जाए तो 273.16 केल्विन बताना। हाँ, क्योंकि एक्चुअल में 273.15 जोड़ा करते हैं, और जब 1.5 जोड़ते हैं तो भैया ये 1.6 कर दे रहा है इसको। बताइए, समझ पा रहे हैं ना। तो ये हमारा कह सकते हो ट्रिपल पॉइंट यानी अवस्था परिवर्तन के बारे में
सारी बातें होगी। इसके बाद इस चैप्टर की बस लास्ट हेडिंग है ये, इसके बाद यहाँ से चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ड्राई और मॉइस्ट एयर का कॉन्सेप्ट तुम्हें समझना है। कई बार क्या होता है कि जानबूझ के मॉइस्चर के बारे में 2-4 सवाल पूछ लेता है कि बताइए मॉइस्चर से रिलेटेड संबंध बताना होता है ना, बहुत सारी बातें। मैं पहले ड्राई एयर मॉइस्चर के बारे में बता दूं। ये ड्राई एयर मॉइस्चर एक्चुअली में है क्या? शुष्क हवा और नम हवा कहते किसको, है ना। थोड़ा ध्यान सुन देना, नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि सर ये बताओ पहले ड्राई एयर क्या होती है, जिसको आप सूखी हवा कह सकते हो, है, और फिर आप बताइए सर मॉइस्ट एयर क्या होती है। मॉइस्ट एयर का मतलब होता है नमी वाली हवा, बताइए क्या है। सबसे पहले बच्चों ड्राई एयर बतानी है कि ड्राई एयर कहते किसको है। अगर मैं पूछूं ड्राई एयर एक्चुअली में है क्या, तो कहना ड्राई एयर का मतलब होता है कि सर उसमें तुम्हारा नाइट्रोजन रहेगा, बहुत ध्यान से सुनना, कितना परसेंट? 78%, बहुत ध्यान सुनिएगा। सर उसमें ऑक्सीजन रहेगा 21%, एकदम सही बात है। उसमें CO2 भी रहेगा 0.05% के आसपास होता है। लेकिन अगर ड्राई एयर है तो बच्चा उसमें जो H2O की मात्रा होगी, वाटर वेपर की मात्रा होगी, वो 0% होगी, उसमें वाटर वेपर होगा ही नहीं। तो जब वाटर वेपर ना हो आपकी हवा में, समझ जाना उसको ड्राई एयर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राई एयर बोलते हैं। मॉइस्ट एयर बताइए क्या होता है। कहना मॉइस्ट एयर का मतलब है कि नाइट्रोजन रहेगा 78%, बहुत ध्यान सुनना, ओके। O2 जो रहेगा वो भी हमारा 0.21% रहेगा, थोड़ी बहुत मात्रा में CO2 भी रहना चाहिए, है ना। अब अगर मॉइस्ट एयर है तो बहुत कम मात्रा में तुम्हारा H2O भी होगा। H2O लगभग 0.1% के आसपास होता है, हालांकि मात्रा अलग अलग भी होती रहती है, लेकिन हम लोग रेंज में भी बता सकते हैं। बस ये समझो उसमें वाटर वेपर होना चाहिए। तो जब भी कभी वाटर वेपर आपकी हवा में होगा तो ध्यान रखना ऐसी हवा को बताइए क्या बोलेंगे सर, ऐसी हवा को बोला जाएगा मॉइस्ट एयर, नमी वाली हवा, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, इसमें बहुत सारे उल्टे सीधे प्रश्न आते हैं, दोस्तों मुझे बताना। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए कि सर्दी, गर्मी और बरसात, इनमें से सबसे ज्यादा मॉइस्चर कब मिलेगी, है ना। मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 2-3 तरह के मैंने मौसम दिखाए, एक तो ठंडी, दूसरा गर्मी और तीसरा मैंने दिखाया बरसात, ठीक है, जिसको आप वर्षा कह दीजिए, वर्षा, ठीक है। वर्षा कोई मौसम नहीं होता, एक्चुअली में बरसात होती है। सुना होगा बरसात के मौसम में, सुना ही नहीं सुना? तो ठंडी, गर्मी और बरसात, मैंने 3 मौसम लिया। आप मुझे बताइए वाटर वेपर की मात्रा सबसे कम और सबसे ज्यादा किसमें होगी। तो कहना सर जब H2O की मात्रा पूछी जाए तो गर्मियों में ये मात्रा सबसे कम होती है। अब बताओ गर्मी में वाटर वेपर इतना कम होता है, इतना कम होता है कि जहां जहां इसको वाटर मिलता है वहां वहां से एब्जॉर्ब होता रहता है, टेम्परेचर हाई होता है ना, इस वजह से। लेकिन बरसात की बात करते हैं। अब देखो ठंडी और बरसात में कंफ्यूजन होती है बच्चों को। तो ठंडी में वाटर वेपर मैक्सिमम नहीं होता, बरसात में वाटर वेपर जो है ना हवा में सबसे ज्यादा होता है, बरसात में सबसे ज्यादा होता है। यही रीजन होता है कि बरसात में देखिए जो कपड़े होते हैं वो हमेशा देर से सूखते हैं। क्यों? क्योंकि भाई कपड़े सूखने का मतलब क्या हुआ कि कपड़े के अंदर का जो नमी है, पानी है, वो हवा में चला जाए, ठीक है। अब बरसात वाले मौसम में हवा में पहले से ही नमी इतनी ज्यादा होती है, हवा में जा ही नहीं पाती है। तो बरसात वाले मौसम में ध्यान रखना H2O मैक्सिमम होता है। इसी तरह से कई बार आपको 2-3 शहरों के नाम दे देता है, जैसे कि मैं 2-3 शहर के नाम दे दूं आपको। मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि एक कानपुर को ही ले लो, है, कानपुर को ही ले लो। दूसरा मैंने ले लिया राजस्थान, और तीसरा मैंने ले लिया मुंबई। आप मुझे बताइए इनमें से किस शहर में हवा में सबसे ज्यादा नमी होगी और किस शहर में हवा में सबसे कम नमी होगी, ऐसे सवाल भी आते हैं। तो कहना देखो सर राजस्थान, मुंबई और कानपुर की हवा में पूछा जाए तो जो भी शहर समुद्र के किनारे या किसी नदी वदी के किनारे होगा वहां पर हमेशा नमी ज्यादा होगी। जैसे कि मुंबई समुद्र किनारे, तो बच्चा मुंबई वाले शहर में जो H2O की मात्रा होगी, उसकी हवा में जो पानी की मात्रा होगी वो सबसे ज्यादा होगी, है ना। लेकिन अगर कोई पूछे कि राजस्थान और जयपुर में बताइए, तो बच्चों राजस्थान में जो H2O की मात्रा होगी उसकी हवा में वो बहुत कम होगी, मिनिमम होगी। तो शहरों के नाम देकर भी आपसे पूछा जा सकता है कहाँ हवा में कम है, मॉइस्चर कहाँ ज़्यादा है। अच्छा, इसके अलावा एक डिवाइस आती है, वो डिवाइस का नाम बहुत पूछा जाता है। उस डिवाइस का नाम होता है हाइड्रोमीटर, HYGROMETER। बच्चा ये वो डिवाइस होती है जो आपकी हवा में ध्यान रखना हमें नमी की मात्रा बताती है।
जैसे कि आपकी हवा में कितनी नमी है, तो ये मॉइस्चर की मात्रा बता देती है, आपकी हवा में कितना मॉइस्चर है, या फिर आप इसको ह्यूमिडिटी के नाम से भी जानते हैं। मॉइस्चर, नमी को ही हम ह्यूमिडिटी भी कहते हैं, है ना। तो नमी की मात्रा बताना, या फिर कई बार आप इसको आर्द्रता भी कहते हो, नमी हो गया, आर्द्रता हो गया, इनकी मात्रा को बताना, ये हाइड्रोमीटर का काम होता है। बताओ। ओके, अभी अभी मैंने आपको फेज चेंजिंग प्रोसेस पढ़ाया। अब इससे भी देखो क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुना, बहुत ध्यान सुना। मान लीजिए तुम्हारे पास ये कोई सरफेस है, बहुत ध्यान से सुनना, ये कोई सरफेस है, ओके। और इस सरफेस में तुमने क्या किया कि पानी की ढेर सारी बूंदें गिरा दी है, या कोई भी लिक्विड गिरा दिया, पानी की ढेर सारी बूंदें गिरा दी। लेकिन जैसे ही सरफेस खुले में रखोगे, जरूरी नहीं कि धूप में रखो, जरूरी नहीं धूप में रखो, अगर ये सरफेस तुमने खुले में भी रख दिया, कहाँ रख दिया, खुले में भी रख दिया, तो बच्चों अगर इस सरफेस को हम खुले में भी रख दें तो ये पानी धीरे 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 वाष्पीकृत हो जाएगा ना। तो मैं आपको बता दूं, कई बार क्वेश्चन आता है कि जब हम लोग किसी हवा का टेम्परेचर बढ़ा दे और ये जो सरफेस है इस सरफेस का एरिया बढ़ा दे, क्षेत्रफल बढ़ा दे, तो ध्यान रखना इसका एरिया और इसका टेम्परेचर बढ़ा देने से, हवा का टेम्परेचर इस सरफेस का एरिया बढ़ा देने से आपके वाष्पीकरण की जो क्षमता है, सर वाष्पीकरण की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। वाष्पीकरण की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो वाष्पीकरण का मतलब क्या होता है, सर वाष्पीकरण का मतलब होता है कि जो आपकी नमी है, ये जो पानी था ये हवा में जाके मिल गया, यही तो वाष्पीकरण है। ये जो आपका पानी फैला हुआ था ये क्या हो गया, हवा में मिल गया। अब दूसरा पॉइंट सुनिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा कि जब भी कभी सर वाष्पीकरण होता है, जब भी कभी वाष्पीकरण होता है तो वाष्पीकरण होने से जो हवा की नमी है वो बताइए बढ़ती है कि घटती है। इसी तरह से क्वेश्चन और आएगा कि बताइए संघनन, जिसको आप कंडेंसेशन बोलते हो, कि संघनन होने से हवा की जो नमी है वो बताइए बढ़ेगी कि घटेगी, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो मान लो वाष्पीकरण होगा, तो बच्चों वाष्पीकरण हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, सर वाष्पीकरण का मतलब हुआ कि जो भी सर पानी है ना वो हवा में मिल जाएगा, तो नमी तो क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, सर कंडेंसेशन का मतलब ये होता है कि जो भी हवा में पानी है वो ड्रॉपलेट पानी के बूंदों के फॉर्म में गिरने लगेगा, सर इसका मतलब हवा की नमी कम हो गई। आपने वो एग्जाम्पल जरूर देखा होगा, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये कोई पानी की बोतल है और इस बोतल में मैं क्या करता हूँ कि इस बोतल में एकदम ठंडा पानी भर देता हूँ, हाँ एकदम ठंडा पानी, लेकिन बोतल में ठंडा पानी कहीं पर भी ग्राउंड नहीं, ऐसे भर दिया, कहीं पर भी ठंडा पानी की एक बूंद नहीं गिरनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब ये ठंडा पानी बच्चों भरा जाता है ना तो बहुत सारी पानी की बूंदें यहाँ इकट्ठा हो जाती है। आपने देखा भी हो रहा है एक्सपेरिमेंट। हालांकि ये इकट्ठा इस वजह से नहीं हुई कि आपकी बोतल फटी हुई है या तुमने गिरा दिया, नहीं, ये इकट्ठा हुई है, ये जो हवा थी, एयर थी, इस हवा के पास H2O था, नमी थी। और बच्चों यही नमी जब इस ठंडे पानी के कांटेक्ट में आई, समझो बात को, ठंडे पानी के कांटेक्ट में आई तो उसने अपनी हीट को बाहर निकाल दिया, है ना, ठंडी हो गई जिसको बोलते हैं। और जैसी ठंडी हो जाएगी तो यही हवा में नमी इस बूंद के फॉर्म में दिखाई देती है, ड्रॉपलेट के फॉर्म में दिखाई देती है, सर इसी को बोला जाता है संघनन। ऑब्वियस बात है ना। तो ये पता है, ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो कई बार उल्टे सीधे तरीके से पूछा जाता है, तो मैंने सोचा इसको भी नहीं छोड़ते, है ना। तो यहाँ से हम लोग रोका, ये जो हीट ट्रांसफर चल रहा था उस पर जो मुझे नियम पढ़ाने थे, नियम के साथ साथ जो क्वेश्चन सॉल्व करने थे वो सारे के सारे हो चुके। अब क्या करना है, लगभग 40-50 ऑब्जेक्टिव हुए मेरे पास, 40 ऑब्जेक्टिव, इससे बहुत ज़्यादा नहीं, वो 40 ऑब्जेक्टिव हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, देखेंगे कि इससे कैसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब आपका यहाँ से हीट टेम्परेचर का जो यूनिट था वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बाकी आपको क्लास पसंद आती है तो मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इस क्लास की PDF बगल में असाइनमेंट में मिल जाएगी, और बहुत जल्दी मैं आपको डबल कॉलम वाली PDF भी देने वाला हूँ। बच्चों याद रखना, बहुत जल्दी मैं डबल कॉलम वाली PDF देने वाला हूँ, तैयार हो चुकी है, बस मेरा अपलोड कराना काम बाकी है ना। पहला वाला जो चैप्टर लीवर और मशीन है ना, उसकी डबल कॉलम की PDF मैं अभी बहुत जल्दी देने वाला हूँ, ठीक है। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि असाइनमेंट में जाके आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, और फिर आप क्या करना क्या है, उसके बटन वाले ऑप्शन में जाइएगा तो वहाँ रेटिंग होती है, तो रेटिंग जरूर दीजिए कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, आप कितना नया कुछ सीख रहे हो और कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।